हाँ दिक्कत हो जाएगी ऐसे। सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीडीबीपी, कितने आइटम थे आपको अगर याद हो तो? 11 आइटम थे, वेरी गुड। इसके बाद सेक्शन नंबर 29, आगे बढ़ो। बड़ी बड़ी बातें करी थी हाउ टू कंप्यूट पीडीबीपी, लेकिन बताया क्या था, आगे बढ़ो। सेक्शन नंबर 30 रेंट टैक्सेस रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। इतनी सी बात अगर याद होगी तो आपको सब कुछ याद होगा, 4 खर्चे रिलेटेड टू वन एसेट दैट इज बिल्डिंग। अच्छा सेक्शन नंबर 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सर 2 खर्चे 1 असेट, सॉरी 2 खर्चे 2 असेट, एक सेकंड, 2 खर्चे कौन कौन से? रिपेयर एंड इंश्योरेंस। दो असेट कौन कौन से? प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। अच्छा एक हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन, एक हमने पढ़ा था एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक हमने पढ़ा था टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, बैलेंसिंग चार्ज के साथ हमने पढ़ा था टर्मिनल डेप्रिसिएशन। मतलब 3 टाइप के हमने डेप्रिसिएशन देखे थे मोटा मोटी। अरे यस और नो? सेक्शन नंबर 32 के बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। सर खास बात ये थी कि हर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन देता है। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला सेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी 100% आपको क्या दिलवा रहा था? डिडक्शन। इसके बाद हमने पढ़ा था 35 AD। व्हाट वाज 35 AD? स्पेसिफाइड बिजनेस। सर कुछ चहेते बिजनेस थे सरकार के 14 बिजनेसेस, अगर आप वो बिजनेस करोगे तो सरकार आपसे बोलती थी हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% डिडक्शन आज देंगे। अच्छा 35 AD के अलावा हमने एक और सेक्शन पढ़ा था 35 D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर कंपनी बनने से पहले या बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चों का भी डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू लिमिट दैट हैज बीन स्टडीड इन सेक्शन नंबर 35 D। अच्छा एक और पढ़ा था एक बच्चे जैसा सेक्शन 35 DTA एक्सपेंसेस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलने वाला था और मैंने आपको ट्रिक बताई थी जब भी सेक्शन 35 के D से स्टार्ट हो तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इसके बाद हमने पढ़े 2 और सेक्शन नंबर 36 एंड सेक्शन नंबर 37। सर सेक्शन नंबर 36 वाज ऑल अबाउट स्पेसिफिक डिडक्शन। कुछ खर्चों की नाम ले लेके बात की गई थी, जैसे कि प्रोविजन फॉर बेड डेट, जैसे कि बेड डेट्स, जैसे कि इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, जैसे कि बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, जैसे कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड। अरे यस और नो? सर सेक्शन नंबर 36 में नाम लेके कुछ खर्चों की बात की थी, मुश्किल से 10-12 खर्चे होंगे, वो भी हमें आता है खर्चों के। अगर मैं आपके सामने बोलूंगा आप मुझे बता दोगे, मुझे भरोसा है आप पे। अच्छा सेक्शन नंबर 30, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो पीडीबीपी में, लिटरली ये आपको नहीं पता, ये मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 37 वाज जनरल डिडक्शन। नहीं एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा है ना, बच्चा ये देखता है कि करना क्या है आगे, उसके चक्कर में आज जो करना है ना वो नहीं करता। आपको पता है जो करना है वो अपन एक क्लास में समझेंगे और एक क्लास में अपन को समझ आ जाएगा। पहले अपन को ये सेक्शन की नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन क्या बात कर रहा है हमसे। सेक्शन नंबर 37 जनरल डिडक्शन। सर कोई भी खर्चा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, फर्स्ट इट इज लीगल, इट इज रेवेन्यू इन नेचर एंड बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है। कोई भी खर्चा बच्चे अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो नाम जाए भाड़ में, अगर वो खर्चा है तो उसका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। क्लियर है आपको ये बात? मतलब सेक्शन नंबर 37 इज ऑल अबाउट जनरल डिडक्शन विदाउट। बेटा मैं आपको बता दूं जितने भी आपने 37 में नाम लिए हैं वो नाम सिर्फ आपके मॉड्यूल में गिवन है, वो नाम सिर्फ मैंने आपको दिखवाए हैं, बाकी ऐसा सेक्शन 37 में कोई नाम नहीं है। सेक्शन नंबर 37 सिर्फ सिंपल सी बात करता है लीगल, रेवेन्यू, बिजनेस, प्रोफेशन, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो कोई भी खर्चे का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। अच्छा एक चीज जो आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि कोई भी खर्चे का डिडक्शन पीडीबीपी में क्लेम करने के लिए इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन। कभी भी पीडीबीपी में आपको लैंड नाम के खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये भी क्लियर है। और सर अगर हमने 100% डिडक्शन किसी सेक्शन में क्लेम कर लिया है तो उसमें ना तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ना ही एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये सब क्लियर था आपको? इसके बाद बेटा हमने पीडीबीपी का सेकंड फेज स्टार्ट किया था, जिसका सबसे पहला सेक्शन में आपके सामने सेक्शन जो रेलेवेंट वाला सेक्शन होगा वो सेक्शन के साथ अपन बात करेंगे, जो रेलेवेंट वाला सेक्शन नहीं होगा उसको ऐसी बात करेंगे अपन। सेक्शन नंबर 40AI। एक काम करता हूं, क्योंकि एक सेकंड आप लोग की आसानी के लिए मैं यहाँ पर सेक्शन का नाम लिखते भी जाऊंगा ताकि आपको समझ आए, जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो आप तक सही उसमें पहुंचे। तो पहला सेक्शन जो आपको पता होना चाहिए विद सेक्शन नंबर 40AI। सर जब भी हम नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करेंगे 100%, अगर विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस कर लिया है तो 100% अमाउंट क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। फिर आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 40AIA। सर नॉन रेसिडेंट को रेसिडेंट से रिप्लेस कर देंगे और 100% को 30% से रिप्लेस कर देंगे। बेटा जब भी आप किसी रेसिडेंट को पेमेंट करोगे विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, सेक्शन नंबर 40AIA आपको 30% क्या करवाने वाला है? डिसअलाउंस। क्लियर है आपको? अच्छा इन 2 सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि दीज वेर रेक्टिफाइबल एरर।
सर पहले करी हुई गलती को आगे फ्यूचर में सुधारा जा सकता है, जो पहले नुकसान हुआ था उसका बेनिफिट आगे वाले सालों में मिल सकता है। तो दीज सेक्शंस आर रेक्टिफाइबल एरर। अच्छा, एक और आपको केस यहां पर पता होगा, एक बहुत ही शानदार आपने केस पढ़ा था, मासूम पर्सन। और देखिए आप, मैंने आपको चैलेंज किया था कि मैं आप लोगों से लड़ाई करूंगा। देखिए आके मैं आप लोगों को और रिवाइज करा रहा हूं। तो देखिए कौन मासूम है, मैं ही मासूम हूं अल्टीमेटली। बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या देखा था, मासूम पर्सन वाला केस। मासूम पर्सन वाले केस में हमने क्या सीखा था सर, अगर सामने वाला पर्सन, मतलब मासूम पर्सन का बेनिफिट पता है किसको मिल जाता था, एपीडी को, जिसने गलती की थी। आप मुझे बताइए, गलती कभी भी मास की नहीं थी बेटा, गलती किसकी थी, एपीडी की। एपीडी ने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा था, लेकिन मिस्टर मास के मासूम होने का फायदा पता है किसको मिल गया था, एपीडी को। यस और नो? अच्छा बेटा, इसके बाद अपन ने कुछ और सेक्शंस पढ़े थे जो विद सेक्शन नंबर हमारे लिए काम के नहीं है, तो अपन ऐसी ही बात कर लेते हैं। अगर कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट और अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की अंडरटेकिंग से, सिर्फ और सिर्फ खुद की अंडरटेकिंग से अगर कोई भी अमाउंट चार्ज करती है, नाम जाए भाड़ में, कोई भी अमाउंट चार्ज करती है, तो डेट विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40। आप तो सेक्शन का मेन सेक्शन याद रखना, सेक्शन 40। अरे ज्यादा से ज्यादा याद रखना हो तो 40 का ए, क्योंकि सीरीज तो वही चल रही है 40 का ए, तो वो तो आप याद रख सकते हो। क्लियर है आपको क्लॉज वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको एक और सेक्शन बताया, मैंने आपको बताया एक और सेक्शन में क्या बताया, अगर बेटा सैलरी आप एनआर को पे कर रहे हो या फिर बेटा इंडिया के बाहर पे कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया, इस केस में अगेन आपको विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस करने पे 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउंस। लेकिन मैंने आपको बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि इस सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी थी अलग से, क्योंकि वो जो ऊपर सेक्शन था वो रेक्टिफाइबल एरर था। यहां पर सरकार बेटा ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और सरकार आपको नॉन रेक्टिफाइबल एरर मतलब ऐसी गलती करवाना चाहती थी कि आपको उसका कभी भी फायदा फिर वापस से नहीं मिलेगा। एक बार नुकसान हो गया मतलब हो गया फुल एंड फाइनल। क्लियर है आपको ये बात? अच्छा, फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। बच्चे प्लीज प्लीज एक सेकंड, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये बात आप मुझे बता दोगे। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे पूछने दीजिए। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, दो चीजें हमें टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के बारे में याद रखनी थी कि जब हम पीडीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, सर जब हम पीडीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो नो डिडक्शन विल बी अलाउड इन पीडीबीपी अंडर सेक्शन 40। सेक्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 40। सर जब हम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, दिस विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय के हाथ में वो क्या रहने वाला है, एग्जेम्प्ट। ये भी क्लियर है आपको? चीजें याद रहती हैं या नहीं रहती हैं आपको पीडीबीपी के अंदर, पक्का? चलिए, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर चीज आपको याद हो, क्या आपको थीम क्लियर होती चल रही है? क्योंकि बेटा पीडीबीपी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, पीडीबीपी इज ऑल अबाउट रीडिंग। एक बार आपने कर लिया, अगली बार सिर्फ आपको रीड करते हुए आना है, आपको पीडीबीपी क्लियर रहेगा क्वेश्चन करने के बाद। तो ये 100% डिसअलाउ हो गया। इसके बाद बेटा आपने एक सेक्शन पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगेन जो आपको विद सेक्शन नंबर याद रखना था, सेक्शन नंबर 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 2। सर अगर आपने रिलेटिव को पेमेंट करी है और सर अगर आपने अनरीजनेबल कर दी है, तो जितनी अनरीजनेबल कर दी ना वो अमाउंट आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। बेटा ये तो इतना प्यारा सेक्शन है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप गलती कर भी रहे होगे ना, ये खुद बता देगा आपको कि आपने अपने भाई को 10 लाख की जगह 15 लाख सैलरी पे कर दी, तो भैया 5 लाख रुपए औकात से ज्यादा करिए क्या? यस। तो दैट 5 लाख रुपीज विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 42। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन भैया अपन अपने इंप्रेशन के लिए कुछ चीजें याद रखते हैं, तो जब हमें मालूम ही है कि ऐसा कुछ सेक्शन आने वाला है तो वो हमें पता होना चाहिए, सेक्शन 40A2। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, इसके बाद बेटा एक और सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 40A सबसेक्शन 3। एक मिनट रुक जाइए, इसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। आप मुझे बताइए कैश पेमेंट में कितनी लिमिट है? सर लिमिट है 10,000, लेकिन सर हम उसे 10,000 की लिमिट नहीं बोलते, हम बोलते हैं 10,000 पर पर्सन पर डे। सर हम उसे 10,000 नहीं बोलते, हम उसे क्या बोलते हैं, 10,000 पर पर्सन पर डे। यस और नो? अच्छा सर लिमिट किसकी है? बेटा लिमिट है कैश की। लेकिन क्या सिर्फ कैश की लिमिट है? नहीं सर, कैश के अलावा दो और चीजें डिसअलाउड हैं, बियरर और क्रॉस चेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 40A3। और बेटा नॉर्मली लिमिट 10,000 है, लेकिन आपको पता है ट्रांसपोर्टर को रिलैक्सेशन थी। सर ट्रांसपोर्टर के केस में लिमिट वाज 35,000, इंक्रीज्ड लिमिट एग्जाम में आने वाला है। नॉर्मल केस भी आ सकता है, ट्रांसपोर्टर वाला भी आ सकता है, और एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों भी आ सकते हैं, मैं आपको बता दूं।
तो नॉर्मली लिमिट कितनी है बेटा 10,000, लेकिन सर ट्रांसपोर्टर के केस में लिमिट है 35,000। अरे ये सो नो। इसके बाद बेटा, इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद पता है, इसके बाद वाला सेक्शन अपन ने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, इसके एक्सेप्शंस, मतलब कब बेटा आपको 10,000 की लिमिट नहीं लगेगी, सीधी सी बात। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एक बार रिपीट कर रहा हूं 5 मिनट में, मतलब ज्यादा डिस्कशन नहीं लूंगा, रिपीट करूंगा, किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो पूछ लेना उसी टाइम पर। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कब बेटा आपको 10,000 की लिमिट नहीं लगेगी। नोट, ये इतना काम का नहीं है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, उतना काम का नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लास थी इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार वापस से मैं आपको बता दूं कि कब आपको 10,000 की लिमिट नहीं चेक करनी है। बेटा आपको पहले केस में चेक नहीं करनी जब आप पेमेंट कर रहे हो आरबीआई, एलआईसी, बैंक और गवर्नमेंट्स को। अच्छा लॉजिक बताइए क्यों नहीं करनी? सर हम पेमेंट कर रहे हैं किसी बड़े लोगों को, और बड़े लोग ये सरकारी हैं सब लोग। आप देखिए ना, आरबीआई भी सरकार का ही होता है क्या? यस। अच्छा बैंक, गवर्नमेंट तो सरकार ही है, आपको पता है एलआईसी भी सरकार का ही, अभी अभी थोड़ा सा पब्लिक हुआ है, बाकी तो वो सरकार का ही है। और बेटा बैंक भी सर, जनरली सर बैंक वगैरह सब होते हैं ना वो सरकारी होते हैं। बेटा आपको पता है सभी बैंक में सरकार का ही स्टेक होता है मेनली, किसी किसी में तो 100% होता है, किसी में 80%, किसी में 60%। तो जनरली जितने भी बैंक होते हैं वो भी किसी के होते हैं बेटा, सरकार के। तो भैया अगर आप पेमेंट कर रहे हो आरबीआई, एलआईसी, बैंक, गवर्नमेंट को, तो भैया 10,000 की लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब कितना भी पेमेंट कर दो, 10,000 छोड़ो, 10,000 करोड़ रुपए भी कैश में पे कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप पेमेंट किनको कर रहे हो, इन लोगों को। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा सेकंड चीज बेटा, अगर आप पेमेंट कर रहे हो एनईएफटी। अच्छा मुझे बताइए एनईएफटी, बेटा ये पॉइंट तो आपको पता है, ये पॉइंट तो इंस्टीट्यूट ने सिर्फ है ना पॉइंट नंबर बढ़ाने के लिए शायद लिख दिया, क्योंकि ये तो वैसे भी अलाउड मींस लिखे हुए हैं यहाँ पर, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईसीएस, ईएमआई, सॉरी ईएमआई नहीं, यूपीआई। अरे ये सो नो, यही तो कौन से मोड है सर? अलाउड मोड। मतलब सरकार इन्हीं मोड से तो क्या करवाना चाहती है? पेमेंट। तो भैया आप ऐसे कितना भी पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज मैंने आपको बताया था, मैसरा मैम को मुझे पेमेंट करनी थी, मुझे मैसरा मैम को पेमेंट करनी थी। हम लोगों ने आपस में क्या कर लिया? एडजस्टमेंट। आपको पता है उस आपस में एडजस्टमेंट को, जैसे अगर अपन माज की बुक्स में बात करें, इन माज बुक्स, तो आपको पता है माज की बुक्स में मुझे मैसरा मैम को पेमेंट करना होगा, यस और नो। तो मैंने पता है क्या एंट्री पास करी होगी? मैसरा मैम डेबिट, नहीं टू पास, छोड़ो यार, एंट्री नहीं बता रहा, छोड़ो। इधर सुनो मेरी बात। आप तो आपने क्या, आपने बता, सीधी सी बात है, आपको मुझसे पैसे लेने हैं, मुझे आपको देने हैं, हमने उन दोनों पेमेंट, दोनों लेने और देने को एडजस्ट कर दिया, तो दिस इज जस्ट अ बुक एडजस्टमेंट। इसको बेटा बुक एडजस्टमेंट बोलते हैं। यहां पर कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रही है, आप देख लीजिए यहां पर एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रही है। और बेटा जब एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रही तो किस बात की लिमिट? अरे क्या आपको तीसरा पॉइंट भी लॉजिकल क्लियर होना चाहिए बेटा? तीसरा पॉइंट बिल्कुल सबसे लॉजिकल पॉइंट है। पहला तो क्या हो गया, बड़े बड़े लोग, आरबीआई, बैंक्स वगैरह। दूसरा क्या हो गया सर? दूसरे अलाउड मीन से। और तीसरा क्या हो गया सर? तीसरा में तो पेमेंट ही नहीं हो रही। जब पेमेंट ही नहीं हो रही तो कैश में कैसे करोगे आप? अरे यस और नो। इसके बाद बेटा फोर्थ वाला पॉइंट ध्यान से सुनना। फोर्थ वाले पॉइंट में एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपके मजे ले सकता है, मैं आपको बता दूं। फोर्थ वाले पॉइंट में अगर आप किसान को पेमेंट कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज करने के लिए, तो आप कितना भी पेमेंट कर सकते हो, अलाउड है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पेमेंट सिर्फ किसान को कर सकते हो आप, है ना। किसान ने, मान लीजिए बेटा एक फार्मर है, उस फार्मर ने सामान बेचा है मिस्टर मास को, और आप इधर ध्यान से सुनिएगा, आप हो यहां पर ये, आप बेटा मिस्टर मास को हर कितना पेमेंट नहीं कर सकते। आप मिस्टर मास को तो कितना ही कर पाओगे एक दिन में? 10,000 रुपए तक। अरे यस और नो। अगर आप किसान को कर रहे होते तो विदाउट एनी लिमिट आप 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, आपकी जितना आपने सामान खरीदा है उतना पेमेंट पे कर सकते हो किसान को इन कैश। क्लियर है आपको ये चीज? इसके बाद बेटा फिर मैंने आपको 2 पॉइंट, बेटा ये आखिरी के ये 2-3 पॉइंट है ना, इसमें से ये और ये थोड़े इलॉजिकल पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेंगे। जिसमें फिफ्थ वाला पॉइंट है कि अगर रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है किसी को, तो भैया 50,000 रुपए तक का रिटायरमेंट बेनिफिट आप कैसे पे कर सकते हो? कैश। आपको याद रखना पड़ेगा रिटायरमेंट। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं ये चीज कोई बहुत ज्यादा काम की नहीं है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि यार अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट पे कर रहे हैं, आप इसको रीड ओनली रखिएगा, मतलब इसको आपको सिर्फ रीड करना है। तो भैया अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट कर रहे हो तो कितने तक कर सकते हो सर? 50,000 रुपीज तक का रिटायरमेंट बेनिफिट हम पे कर सकते हैं। और इसके बाद ये ऑथराइज डीलर वाला मैंने आपको सिखाया था बेटा, ये होता है वो डॉलर टू फॉरेन करेंसी, डॉलर टू रुपीज। तो भैया उसका काम ही होता है रुपीज को बेचना या खरीदना, डॉलर को बेचना खरीदना। तो ही कैन पे एनी अमाउंट, वो कितना भी अमाउंट हमें रुपीज में कैश में पे कर सकता है। सबको क्लियर है ये चीज? अच्छा लास्ट में एक लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, पेमेंट ऑफ सैलरी। किसको सैलरी पे की जा रही है सर? ऐसे पर्सन को जो कि बेटा आउटसाइड पोस्टेड है, कितने दिन से ज्यादा के लिए? 15 डेज और मोर।
ऐसे पर्सन को भी आप सैलरी पे कर सकते हो इन कैश एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। तो मैं आपको बता रहा हूं यार, ये पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, थर्ड भी लॉजिकल है, फोर्थ में बेटा किसान को फायदा दिया है, बस सिर्फ किसान को फायदा दिया है कि किसान को हम सपोर्ट कर रहे हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट आपको रटना पड़ेगा, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, ये कोई लॉजिक नहीं है इसका सीधा सा लॉजिक है कि सरकार ने आपको रिटायरमेंट बेनिफिट में 50,000 की लिमिट दे दी है। और सिक्स्थ वाला पॉइंट अगेन लॉजिकल है, उसका काम ही बेटा पैसे में ट्रेड करना था। सेवंथ वाला पॉइंट अगेन आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे एम्प्लॉइज जो कि टेम्पररी बेसिस पे कहीं और पोस्ट हो रहा है 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए, यू कैन पे सैलरी टू देम इन कैश। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, इसके बाद बेटा अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एक पढ़ा था, सेक्शन नंबर 43B। वी हैव नॉट कंक्लूडेड दैट सेक्शन, वो सेक्शन हमने कंक्लूड नहीं करा था, आज कोशिश अपन करेंगे उस सेक्शन को कंक्लूड करने की। ठीक है, वो सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 43B। एक काम करते हैं बेटा 43B के बारे में, सेक्शन नंबर 43B, कुछ खर्चों के केस में कौन टांग अड़ाता है यार? 43B, पापा सेक्शन। अच्छा, 43B से आप लोग शायद पापा सेक्शन भी समझते हो, तो कुछ चीजों के केस में कौन टांग अड़ाता है सर? 43B। बेटा सबसे पहली चीज आपको पता है, सबसे पहली चीज जो आपको 43B में याद होना चाहिए वो कौन कौन से खर्चे हैं जहां पर 43B टांग अड़ाएगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, टोटल 6 खर्चे हैं ऐसे, टोटल 6 खर्चे ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो बेटा बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। जब भी आप बोनस या कमीशन पे करते हो एम्प्लॉय को, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, 43B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, आपने पिछली क्लास अटेंड की नहीं की कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूं 43B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यू हैव, मतलब आपको बिल्कुल फोकस के साथ सुनना है एक एक चीज। बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल सेक्शन है, कुछ उसमें टेक्निकल है ही नहीं, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम में सुनिए, खत्म करिए। सेक्शन नंबर 43B, कुल बेटा 6 खर्चे हैं जिसके केस में 43B टांग अड़ाने वाला है। 6 एक्सपेंसेस। आपको सबसे पहली चीज तो वो 6 खर्चे पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, एक बार मैं आपको बताऊंगा, अगली बार सिर्फ आप लोग मुझे बताओगे। फर्स्ट वाज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, सेकंड वाज, अच्छा एक काम करते हैं अपन यूनिफॉर्मिटी के लिए, क्योंकि अभी अपन जब रिवाइज करेंगे तो अपन को वो काम आएगा। एक काम करते हैं सीक्वेंशियली, देखो आप कहां गया 43B, ये कहां गया, चलो सीक्वेंशियली सिर्फ इसलिए ताकि जब अपन रिवाइज करें तो सब एक ही सीक्वेंस में उसको बोले। सेक्शन 43B के 6 खर्चे कौन कौन से हैं बेटा? टैक्स, ड्यूटी और सेस। सर पहला तो है कोई भी टैक्स, ड्यूटी और सेस। सेकंड कौन सा है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड, या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। पहला कौन सा? एनी टैक्स, ड्यूटी और सेस। सेकंड कौन सा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड। अच्छा, थर्ड कौन सा गिवन है? बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। थर्ड इज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। फोर्थ बेटा देखिए क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 पीपल्स शेड्यूल्ड। आपको पता है वो 5 लोग कौन कौन है? पांचवा बेटा लीव सैलरी। लीव सैलरी पढ़ चुके हो क्या आप? लीस्ट ऑफ 4 पढ़ चुके हो? एक्चुअल 10%। चलिए, एनी सम पेबल टू रेलवे फॉर यू। आपका सैलरी खत्म हो गया क्या? एनी सम पेबल टू रेलवे फॉर यूज ऑफ इट्स असेट। मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था कि बेटा रेलवे की वो शॉप्स वगैरह होती हैं, आप लोग उनपे शॉप खोलते हो तो बदले में कुछ अमाउंट पे करते हो। तो एनी सम पेबल टू रेलवे फॉर यूज ऑफ इट्स असेट, 6 खर्चे एक बार देख लीजिए, फिर अपन एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। 6 खर्चे देख लीजिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं 43B में 6 खर्चे। पहली चीज जो अपन को पता होना चाहिए, अब इन 6 खर्चों के बारे में क्या पता होना चाहिए, मतलब क्यों इन 6 खर्चों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। चलिए बेटा ध्यान से सुनना, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन किसी बच्चे ने अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 43B बोल रहा है कि इन 6 खर्चों को प्लीज फोकस करेंगे सभी लोग। इन 6 खर्चों का डिडक्शन आपको पता है कब अलाउड होगा? जब आप इनको सही में पेमेंट कर दो। हिंदी में लिख देता हूं, सही में पेमेंट। हाँ बेटा सब लोग आप ईमानदारी से प्लीज फोकस करेंगे, बहुत शानदार अपना सेक्शन है, सिंपल सेक्शन है। सर 6 खर्चों का डिडक्शन जब मिलेगा जब सही में क्या कर देंगे? पेमेंट। पहली चीज, सही में आप पेमेंट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। अब बेटा पेमेंट करने के लिए सरकार ने आपको टाइम पता है कब तक का दिया? 139(1) तक का। आपको पता है 139(1) में कहां तक का टाइम था सर? 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। तो बेटा अगर कोई पर्सन है जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है तो सरकार उससे बोल रही है आप पेमेंट कर दो 31 जुलाई तक। अगर कोई पर्सन है जिसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो सरकार बोल रही है आप एक काम करिए पेमेंट कर दीजिए कब तक? 31 अक्टूबर तक। और बेटा अगर कोई पर्सन है जिसकी ड्यू डेट 30 नवंबर है तो सरकार उसको कब तक का टाइम दे रही है? 30 नवंबर।
समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात? जो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट आपके लिए एप्लीकेबल है, आप उस डेट तक इन 6 खर्चों को पेमेंट कर दो, हम आपको क्या दे देंगे? डिडक्शन। अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ऐसा कौन बोलता है बेटा? सेक्शन नंबर 43B। क्लियर है आपको? सिंपल सी बात बेटा, आपको 2 ही बातें बस याद रखनी है, 6 खर्चे याद रखने, और मैं आपको बता रहा हूं ये रटने वाला सेक्शन है आपका। 6 खर्चे आपको याद रखने के, 6 खर्चे कौन कौन से हैं, और बेटा फिर आपको याद रखने के उन खर्चों के बारे में क्या स्पेशल है बेटा। ये खर्चे आपको नगद ही अलाउड होंगे। नगद का मतलब है कि सही में पेमेंट कर दिया तो अलाउ होंगे, और पेमेंट करने का टाइम कब तक का दिया गया है? 139 वर्क की ड्यू डेट। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, इस सेक्शन के ऊपर देखिए। अच्छा, ये रेड कलर से क्या लिखा है, इसको पढ़िए जल्दी से। इफ नॉट पेड अप टू ड्यू डेट देन डिसअलाउड। अगर ड्यू डेट तक पे नहीं किया है तो क्या हो जाएगा भैया? डिसअलाउड। अब एक काम करिए और साफ खड़े हो जाइए। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है बेटा, इस फर्स्ट वाले पॉइंट को रीड करके एक बार एक्सप्लेन कर दे, कर देगा एक्सप्लेन, क्योंकि ऑलरेडी अपन इस टाइप के पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग भी प्लीज फोकस करिएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने लिखा है रेक्टिफाइबल एरर। आपको पता है व्हाट इज रेक्टिफाइबल एरर, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज रेक्टिफाइबल एरर। सर अगर हम ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर देते हैं तो? अच्छा, बिल्कुल यही लिखा है बेटा। सर अगर हमने ड्यू डेट, बेटा ड्यू डेट तक पे करते तो उस साल अलाउ हो जाता, ड्यू डेट के बाद पे कर रहे हो तो अगले साल अलाउ हो जाएगा, जिस साल आप क्या कर रहे हो पे। इसको एक एग्जांपल से समझिएगा, क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूट है ना, अगर बारीकी का क्वेश्चन पूछेगी तो बेटा ऐसा ही कुछ पूछेगी आप लोगों से। बैठ जाइए, एक एग्जाम्पल में आप लोगों के सामने, मतलब एक टाइमलाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, उससे इस बात को समझिएगा। आप तो अपना प्रीवियस ईयर बताइए, आपका कौन सा प्रीवियस ईयर है? सर हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23, तो बेटा ये अपन ने 22-23 की टाइमलाइन बना ली। ये 1 अप्रैल 2022 बचे, प्लीज फोकस। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 कितने खर्चे थे वो टोटल? 6। सर उन 6 एक्सपेंस के बारे में एक कहानी नहीं बेटा, एक हकीकत है कि सर ये 6 खर्चे जब ही अलाउ होंगे जब या तो अपन ने 31 मार्च से पहले पे कर दिए हो, या फिर बेटा 31 मार्च तक नहीं पे करे। तो कब तक का टाइम आपको मिला है? ड्यू डेट। मान लीजिए बेटा ये पर्सन की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024। ड्यू डेट कितनी है? मैं आपको अज्यूम करवा रहा हूं यार, ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2024 और ये है बेटा 31 अक्टूबर 2024। तो सरकार आपसे पता है क्या बोल रही है? सरकार आपसे बोल रही है इन 6 खर्चों को आप यहां से लेके यहां तक कभी भी पेमेंट कर दो। एक मतलब आपके प्रीवियस ईयर से लेके बेटा आपके रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक कभी भी पे कर दो, हम आपको क्या कर देंगे? अलाउ कर देंगे। अगर आपने पे नहीं करा, मान लीजिए बेटा आपने इधर पे किया है, आपने पे किया है 31 जनवरी 2025, आपने सही में पे किया है इस दिन पेमेंट, आप मुझे बताओ 23-24 में अलाउड होगा या डिसअलाउ होगा? सर प्रीवियस ईयर 23-24 में ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। क्यों डिसअलाउ हो जाएगा? 43B ने बोला था ड्यू डेट तक अगर पे नहीं करा तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो सर हमने ड्यू डेट के 2-3 महीने बाद पे किया है, मतलब क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। लेकिन आपको पता है ये एरर रेक्टिफाइबल एरर है। इसका मतलब पता है क्या है? जिस साल आप पे करोगे उस साल तो अलाउड हो जाएगा। तो बेटा आपने किस साल पे किया है? सर हमने 23-24 में बेटा आपको हो चुका है डिसअलाउड, लेकिन आपको पता है आपने पे कर दिया है और वो एरर है रेक्टिफाइबल एरर। आपने 24-25 में शायद उसको पे किया है, तो 24-25 में वो आपको क्या हो जाएगा? अलाउड। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? सर वो खर्चा बेटा रेक्टिफाइबल एरर में आपको पता है, इसीलिए मैं आपको वहां पर अच्छे से बता चुका था कि कोई गलती जो आप पहले कर चुके हो उसको आप सुधार सकते हो, उसको आज के बाद आप बोलोगे रेक्टिफाइबल एरर। और ये सिर्फ अपनी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि अपन समझने के लिए, इसको मतलब याद रखने के लिए उसको अपन यूज करते हैं कि कहां पर चीजें रेक्टिफाइबल है। तो बेटा एक तो 40A के अंदर थी, 40A के अंदर थी, और एक और कौन सा सेक्शन हो गया आपके सामने? 43B। क्लियर है आपको ये चीज? ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में अगर बेटा उसको ट्रिकी पेपर बनाना होगा, जो कि इनकम टैक्स का वो जनरली बनाता ही है, तो आपसे पता है अलाउ इस पे नहीं पूछेगा, वो आपसे इस पे पूछेगा। वो आपको पता है क्या करेगा? वो आपको है ना 22-23 का कोई ऐसा खर्चा बता देगा जो कि 22-23 में 43B की वजह से डिसअलाउ हो गया होगा, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कि 23-24 में वो पे हो रही होगी और आप सोच भी नहीं पाओगे उस टाइम पर। वो आपको पता है पिछले साल का बता देगा, आपके प्रीवियस ईयर से 1 साल पहले के कोई खर्चा डिसअलाउ हुआ था ड्यू टू 43B, और करंट ईयर में वो उसको पे करवा देगा, है ना। आप सोच भी नहीं पाओगे कि वो रेक्टिफाइबल एरर की बात कर रहा है। मतलब यहां पर वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको इसीलिए आज यहां पर बता रहा हूं कि बेटा रेक्टिफाइबल एरर अगर उसको बारीकी पूछना होगी तो वो रेक्टिफाइबल एरर पे क्वेश्चन पूछेगा 40A 43B के अंदर। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर मैं किसी चीज पे एम्फेसिस कर रहा हूं ना, तो मुझे कुछ पॉसिबल थ्रेट लगता है, मैं उसी चीज पे एम्फेसिस करता हूं। मुझे आरटीपी एमटीपी में इस टाइप के पॉइंट्स दिख रहे हैं यहां पर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भैया
रेक्टिफाइबल एरर है। क्लियर है आपको ये चीज? सबको क्लियर है ये? अच्छा, अब बेटा दो चीजें और, दो छोटी छोटी सी चीजें और जो अपन को 43B के बारे में पढ़नी है, और ये दो चीजें सिर्फ आप लोग पढ़ रहे हो पहली बार, इसलिए क्योंकि सर ये अमेंडेड पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स। अब बेटा पहला पॉइंट क्या है? बड़े सिंपल है, बड़े लॉजिकल पॉइंट है। फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर पता है क्या बोला? देखिए एक बार मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, और बेटा अभी आपके सामने फाइनेंस बिल 2023 लिखा हुआ है, ये एक्ट हो चुका है, ठीक है? अब ये एक्ट हो चुका है, अब तो ये साल भी स्टार्ट हो चुका है, शायद आप प्रीवियस ईयर 23-24 में ही एंटर कर चुके हैं। अरे यस और नो? तो बेटा 23-24 में आपको 23-24 के प्रोविजन पता होना चाहिए। मतलब 80 की बात कर रहा हूं, इसलिए ये एक्ट बन चुका है, मतलब एक्ट पास हो चुका है बजट सेशन वाला। अब देखिए क्या लिखा है, इफ इंटरेस्ट इज पेबल, इफ इंटरेस्ट पेबल। अच्छा, इंटरेस्ट पेबल क्यों? 43B में देखिए एक पॉइंट था, इंटरेस्ट था 43B में इंटरेस्ट। अब देखिए क्या लिखा, अगर इंटरेस्ट पेबल को आपने कन्वर्ट कर लिया है डिबेंचर में, आप मुझे बताओ इंटरेस्ट पेबल को डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया है, एक्चुअल पेमेंट हुई है या नहीं हुई? एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई सर, एक्चुअल पेमेंट कैश में होती है सर, एक्चुअल पेमेंट बैंक अकाउंट से होती है। अरे यस और नो? मॉनेटरी टर्म्स में होती है। यहां पर बेटा आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टाइप की चीज कर रहे हो, आप अपने इंटरेस्ट को किस में कन्वर्ट करा रहे हो? डिबेंचर या किसी भी लोन इंस्ट्रूमेंट में। 43B में अमेंडमेंट आया कि भैया ऐसे कोई एडजस्टमेंट को भी हम अलाउ नहीं करेंगे, तो दिस विल कंटिन्यू टू बी डिसअलाउड। ये एक अमेंडमेंट आया है 43B के अंदर कि अगर इंटरेस्ट पेबल कन्वर्ट हो जाता है डिबेंचर या अदर इंस्ट्रूमेंट में, तो भैया यहां पर आप लॉ का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप पे थोड़ी कर रहे हो। तो इस चीज को हम क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे। मतलब ये भी क्या रहने वाला है बेटा? डिसअलाउड, सिंपल सा पॉइंट। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट, एमएसएमई। व्हाट इज एमएसएमई? कोई बताएगा मुझे? अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे बता दिया, मुझे नहीं पता था। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। नहीं, एक सेकंड, एस भी तो है इसमें। अच्छा, वो इंटरप्राइज हो जाएगा और उसका आखिरी वाला एस यहाँ है। एमएसएमई, माइक्रो। अरे छोड़ो यार, क्या करना है इसका? बस बेटा इतनी सी चीज, एक अमेंडमेंट आई है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप एमएसएमई को पेमेंट कर रहे हो, इनमें से कोई भी चीज है नहीं, इनमें से कोई भी चीज नहीं। अगर बेटा आप एमएसएमई को पे कर रहे हो, तो आपको पता है 45 दिन का सरकार टाइम दे रही है कि जो भी खर्चा वगैरह है आप 45 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, हम अलाउ कर देंगे, वरना हम डिसअलाउ कर देंगे। ये एक न्यू पॉइंट है, समझिएगा बात को। एमएसएमई को सरकार प्रमोट करती है, और एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए उसको जो भी पैसा आप लोगों से लेना है ना, सरकार चाहती है जल्दी से किसको मिल जाए यार? एमएसएमई को। तो सरकार बोल रही है इफ एनी सम इज पेबल टू एमएसएमई, अगर कोई भी अमाउंट आपको एमएसएमई में पे करना है तो आपको सिर्फ 45 दिन का टाइम मिलेगा, आप 45 दिन के अंदर उसको क्या कर दो? पे। अच्छा बेटा, अगर एमएसएमई ने ही आपको ज्यादा टाइम दिया तो फिर आप उस ज्यादा टाइम तक पे कर दो, अगर टाइम नहीं दिया तो कितने दिन के अंदर पे कर दो? 45 दिन। देखिए क्या लिखा है, सम पेबल टू एमएसएमई शुड बी पेड विद इन 45 डे और एज मेंशन्ड इन द इनवॉइस। इनवॉइस में अगर उसने ही आपको 90 दिन दे दिए तो आप कितने दिन में पे कर दो? 90 दिन। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप कितने दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे? 45 दिन के अंदर, इफ यू वांट टू क्लेम डिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। क्लियर है आपको ये चीज? तो 43B एक बार मैं कंपाइल करवाऊंगा। कंपाइल क्या करवाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कुछ भी टेक्निकल, एक भी चीज इसमें टेक्निकल नहीं थी। सेक्शन नंबर 43B, सेक्शन नंबर 43B क्या बोला है? 6 खर्चे जब भी अलाउ होंगे जब आप उनको कब तक पे कर दो? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। बच्चे ध्यान से सुन लो, 6 खर्चे जब भी अलाउ होंगे जब आप उनको कब तक पे कर दो? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। 6 खर्चे कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कब तक पे करना है बेटा? इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक। क्लियर है आपको चीज? अच्छा, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक पे नहीं करा, उसके बाद पे करा, तो बेटा पिछले साल वो डिसअलाउ हो गया था, लेकिन करंट ईयर में वो क्या हो जाएगा? अलाउड। क्यों? इसकी वजह क्या है? दिस इज रेक्टिफाइबल एरर। फिर दो छोटी छोटी सी हमने अमेंडमेंट देखी, बड़ी सिंपल अमेंडमेंट है कि भैया एमएसएमई को पे करना है तो कितने दिन का मैक्सिमम टाइम है? 45 दिन। और अगर आप इंटरेस्ट को किसी इंटरेस्ट में बेटा अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो दैट विल नॉट बी अलाउड, वो कंटिन्यू रहेगा, डिसअलाउ रहना। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, इसके बाद बेटा, इसके बाद आ जाइए आप लोग एक सेक्शन पर। अरे इसके बाद तो ऐसे सेक्शन है जो मैं भी नींद में पढ़ाऊंगा, आप भी नींद में पढ़ोगे। 2 सेक्शन आ जाइए बेटा, आ जाइए ना। आपके पास कोई ऑप्शन है ना मेरे पास कोई ऑप्शन है। मैं अपनी क्लास के स्टार्टिंग के कुछ लम्हे इस सेक्शन पे बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। चलिए कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जो सुन लो, समझ आ जाए, ठीक नहीं आए ठीक, ठीक है, सुन लो। सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि मैं क्लास की सही में स्टार्टिंग की क्लास इन चीजों पे बर्बाद नहीं करना चाहता। तो यहां पर बेटा कुछ ऐसे बिजनेसेस हो सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस, बिल्डर। बेटा बिल्डर जो बिजनेस करता है, आपको पता है ना, बिल्डर जो भी मल्टी वगैरह बनाता है, कोई भी बिल्डिंग बनाता है, कोई प्रोजेक्ट बनाता है सर, वो 1 साल में थोड़ी कंप्लीट होता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट होता है। यस और नो?
तो बेटा आज के बाद आप पता है ऑलरेडी भी शायद यही करते आए हो, लेकिन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम। अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस के अकॉर्डिंग आपको पीडीबीपी करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस का मतलब क्या होता है सर, अगर 60% कंप्लीट हो गया तो 60% ऑफ रेवेन्यू एंड 60% ऑफ एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। सर अगर कोई चीज 60% बन के तैयार है तो 60% खर्चा और 60% इनकम दोनों उसकी हमें क्या ले लेना चाहिए, कंसीडर। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, काम की चीजें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। काम की चीजें इसलिए नहीं है कि कभी भी टेस्ट नहीं की गई और ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि ये चीजें टेस्ट की जाए, लेकिन बेटा बिल्कुल लॉजिकल चीजें, क्योंकि नॉर्मली भी यही होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा मेथड फॉलो होता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। आप पढ़ोगे, मैं आपको बताऊं, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। AS7 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हो सकता है आपका हो चुका हो सकता है आपका नहीं हुआ हो। AS7 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद बेटा आप सर्विस की अपन बात करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ये आपके काम की है क्योंकि आप एज अ सीए सर्विस देने वाले हो। तो बेटा सर्विस दो टाइप की हो सकती है, मैं आपको बता दूं। एक वो सर्विस जिसको करने में, जिस सर्विस को देने में 90 डेज तक का टाइम लगता है, अप टू 90 डेज, मतलब ऐसी सर्विस जिस सर्विस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है सर, 90 डेज। अच्छा, एक ऐसी सर्विस जिसको 90 प्लस डेज लगते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, कौन सी वाली छोटी सर्विसेज है सर, अप टू 90 डेज वाली कौन सी सर्विसेज है, छोटी। तो बेटा पीडीबीपी के जो प्रोविजन है वो बोलते हैं कि अगर छोटी मोटी सर्विस है, 90 डेज के अंदर वाली सर्विस है, तो जब सर्विस कंप्लीट हो जाए आप जब क्या कर लेना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। मतलब आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस। छोटी सर्विस के केस में कब करोगे बेटा, ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और बेटा अगर आपकी सर्विस बड़ी है, 90 डेज से ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं बेटा यहां पर आपको लगने वाला है SLM मेथड, ठीक है। यहां पर आपको क्या लगने वाला है, SLM। अब एक चीज आप मुझे बताइए, SLM मंथली लगाओगे ईयरली लगाओगे? सर वो छोटे हो सकता है, वो 120 दिन की हो तो आपको कैसे लगाना पड़ेगा, मंथली। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो मैंने आपको कुछ ऐसी चीज बताई जो कि बहुत ज्यादा काम की नहीं है, और मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, अगर बेटा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो सर्विस दो टाइप की हो सकती है सर, विद इन 90 डेज वाली और मोर देन 90 डेज वाली। विद इन 90 डेज वाली कब तक आपको रिकॉग्नाइज करनी है, विद इन 90 डेज वाली सर जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन हम क्या कर देंगे, रिकॉग्नाइज। लेकिन सर अगर मोर देन 90 डेज वाली है तो हम उसको SLM बेसिस के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और सेक्शन, एक और बेटा ज्यादा काम का सेक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला सेक्शन तो है। समझने वाला मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप समझने की कोशिश करोगे तो ही आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। सेक्शन नंबर 43A। अच्छा, ये शायद आखिरी सेक्शन ऐसा बचा है जो कि वेग है, मतलब छोटा सा है। बाकी इसके बाद तो 4-5 सेक्शन आपके बहुत काम के बचे, और जो कि आपको मतलब अच्छे से समझ भी आ जाएंगे इजीली। ये सेक्शन कभी भी सीए इंटर लेवल पे टेस्ट नहीं किया गया है, सीए फाइनल लेवल पे इसको बार बार टेस्ट किया जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, सिंपल है। अगर आपने एक बार एम्फेसिस कर लिया 5 मिनट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वरना नहीं होगा आपको। असेट एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी मतलब सर डॉलर, है ना। असेट या तो आप फॉरेन करेंसी से खरीद रहे हो या तो आप बाहर की कंट्री से खरीद रहे हो, जैसे कि यूएसए। तो बेटा एक मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं। एक असेट आपने खरीदा, एक मशीन आप खरीद रहे हो यूएसए से। ये जो मशीन है ना, इस मशीन की वैल्यू है बेटा $1 करोड़। आप एक मशीन खरीद रहे हो यूएसए से जिसकी वैल्यू कितनी है सर, $1 करोड़। अच्छा, इस मशीन के बदले में बेटा आज डॉलर का रेट है $1 इज इक्वल टू, जिस दिन आप खरीद रहे हो उस दिन डॉलर का रेट है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। बेटा $1 का रेट मैंने आपको दे दिया है 70 रुपए। दिमाग मत लगाया करो, जब जो दिया हुआ करे उसको चैलेंज मत करा करो। तो $1 का रेट आपको कितना गिवन है, 70 रुपए। $1 करोड़ रुपए की एक मशीन खरीद रहे हो, कितने रुपए आप पे करके आओगे रुपीज में, क्योंकि अपन तो इंडियन है यार। सर हम पे करके आएंगे पता है सर, हम 1 करोड़ थोड़ी, हम तो 70 करोड़ इंडियन रुपीज इसको क्या करके आएंगे, पे करके आएंगे। यस और नो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, ये बिल्कुल सही है।
आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ डॉलर की अगर कोई चीज खरीदी है तो बदले में उसको हमें क्या पे करना पड़ेगा रुपीस में, तो वी विल पे 70 करोड़ रुपीस, क्योंकि उस दिन का फॉरेन एक्सचेंज का रेट कितना था, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीस। अरे यस और नो? बेटा ऐसे ट्रांजेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? यहां पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, ये नगद हो रहा है। आपको पता है दिक्कत कब है? जब आप असेट एक्वायर कर रहे हो फॉरेन कंट्री से उधार। मैं आपको बताऊंगा दिक्कत क्यों है। अभी पता है अगर आपने नगद खरीदा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, 43A लगेगा ही नहीं। अगर आप नगद खरीद रहे हो ना तो जिस सेक्शन को अपन पढ़ना चाहते हैं वो सेक्शन हिट ही नहीं करेगा। ये सेक्शन पता है कब हिट करेगा? जब आप असेट खरीद रहे हो फॉरेन कंट्री से या फॉरेन करेंसी में, और बेटा आप असेट खरीद रहे हो ऑन क्रेडिट। आप असेट खरीद रहे हो या तो क्रेडिट में या फिर लोन पे जो कि फॉरेन करेंसी का है। अब आपको कौन सा सेक्शन लगेगा? 43A। अब आपको पता है $1, एक सेकेंड, बेटा अब अपन इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। ये आपका 43A की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए है। तो यार ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक असेट आप खरीदना चाहते हो, 1 करोड़ रुपए का आपके पास असेट है जो आप खरीदना चाहते हो डॉलर में, और बेटा ये असेट आप खरीदना चाहते हो क्रेडिट पर। तो यार आपने 1 करोड़ रुपए का असेट ले लिया, आप बदले में कोई भी पेमेंट आज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। अब आपको पता है अगर आप आज पेमेंट करते तो आप पता है कितना पेमेंट करते? 70 करोड़ रुपए। अरे अगर आप नगद पेमेंट करते थे तो कितना पेमेंट करते? 70 करोड़ रुपए। बेटा आप इसको पेमेंट करने वाले हो 1 साल बाद या 6 मंथ्स लेटर। तो बेटा 6 महीने बाद तो फॉरेन करेंसी का रेट कुछ भी हो सकता है, यस और नो? तो मैं आपको है ना 6 महीने बाद का फॉरेन करेंसी का रेट दे देता हूं। 6 महीने बाद फॉरेन करेंसी का रेट है $1 इज इक्वल टू ₹75। $1 की आज कीमत कितनी हो गई है? 75 रुपए। अब मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे ना, अगर आप कुछ आपको नहीं पता, अगर आप प्रैक्टिकली अपना दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको कितने डॉलर पे करने हैं? 1 करोड़। बेटा कितना पे करना है वो फिक्स है, कितना पे करना है सर वो तो फिक्स है, लेकिन इस 1 करोड़ डॉलर को हासिल करने के लिए हमें कितने गांधी जी वाले नोट देना पड़ेंगे ये फिक्स नहीं है, है ना? ये फिक्स नहीं है सर। अगर हम पहले दिन करते तो 1 करोड़ के बदले में कितने देते? 70 करोड़। लेकिन बेटा आज आप 1 करोड़ के बदले 70 नहीं दोगे, आज कितने देना पड़ेगा आपको? 75 करोड़। आज आपको कितना पे करना पड़ेगा? 75 करोड़ रुपए। एक काम करिए ना, मुझे बताइए ना आपको कितना लॉस हो रहा है? सर वी आर इनकरिंग लॉस ऑफ 5 करोड़ रुपीज। 5 करोड़ रुपए का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अच्छा क्या यहां पर गेन भी हो सकता है? मान लीजिए बेटा, अज्यूम कर लीजिए यहां पर 64 हो गया था, तो बेटा ये केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपको कितने का लॉस हो रहा है? 5 करोड़। केस नंबर 2, सर इस बार हमें प्रॉफिट हो रहा है 6 करोड़ रुपए का। अरे यस और नो? अब पता है 43A क्या बोलता है? 43A बोलता है बेटा इस लॉस है ना, 43A बोलता है इस लॉस को आप एडजस्ट कर दो ब्लॉक में। आपने पढ़ा था ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, आपने पढ़ा था ओपनिंग WDV प्लस 3 टाइप के एसेट ऐड होते थे, माइनस मनी पेबल होता था, यस और नो? तो बेटा वहां पर आप लॉस को एडजस्ट कर दो, वहां पर आप प्रॉफिट को भी एडजस्ट कर दो। बस ध्यान से सुन लेना बेटा, अगर लॉस होगा तो इट शैल बी एडेड। अरे लॉस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा, एडेड इन ब्लॉक। और बेटा लॉजिकल क्लियर है, आपने वो असेट 70 करोड़ का खरीदा था लेकिन आज 75 का पड़ रहा है, तो आप 70 में पहले ऐड कर चुके थे, आज कितना ऐड कर दोगे? 5 करोड़। तो उस असेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 करोड़। अरे यस और नो? और बेटा अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट के केस में आप क्या करोगे? सर लॉस विल बी एडेड, प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड। लॉस को आप ऐड कर दोगे। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी सीए इंटर लेवल पे 43A कभी टेस्ट नहीं किया गया है, फाइनल पे बार बार टेस्ट किया जाता है 43A। लॉस होगा बेटा, ध्यान से सुनना, लॉस होता है तो सर उसको उल्टा ट्रीटमेंट देते हैं, ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट होता है तो क्या कर देते हैं? माइनस। और ये सब किसके कहने पे करते हैं? 43A। ये सब किसके कहने पे करते हैं यार? 43A। कहां पर करते हैं ये ऐड और लेस? ब्लॉक में। ब्लॉक क्या होता है सर? सेम रेट सेम क्लास। अरे यस और नो? मतलब ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है? 43A से रिलेटेड। तो बेटा आप लोग पता है, आपको पता है बड़ी सिंपल सी चीज है, सिर्फ यहां पर मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि आपकी ये काम की है। मैं कोई भी चीज बेटा जो काम की है वो छोड़ता नहीं हूं, ठीक है? मैं आपको 100% ऑफ PDBP ही पढ़ा रहा हूं। कुछ सेक्शन सिर्फ 2-3 छोटे छोटे से सेक्शन है जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल काम के नहीं है आपके। ये आपके सिलेबस में है, कभी पूछा नहीं गया। 43A आपके सिलेबस में है, कभी पूछा नहीं गया है। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर कभी आप फॉरेन करेंसी से, मैं एक बार कंपाइल करवा देता हूं, कंक्लूड करवा देता हूं, कभी अगर आप फॉरेन कंट्री से फॉरेन करेंसी में उधार पे अगर असेट खरीद के लाओगे या फिर फॉरेन करेंसी में लोन लेके असेट खरीद के लाओगे, तो बेटा
असेट कितने का था आप मुझे बताइए ना, 1 करोड़ का असेट था, 70 रुपए की वैल्यू थी, मतलब इनिशियली उसकी वैल्यू आपने कितनी ली होगी, 70 करोड़। मतलब जब आपने ब्लॉक में कितना लिया होगा, 70 करोड़ लिया होगा क्या, यस और नो? अरे आप क्या लेते हो ब्लॉक में, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड विद ए बी और सी। तो बेटा जब आपने ऐड करा होगा तो कितना ऐड करा होगा उस टाइम पर, 70 करोड़। आपको पता है आगे अगर लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो उस लॉस या प्रॉफिट को भी आप पता है इसी ब्लॉक में एडजस्ट करोगे। और अगर लॉस होगा तो उल्टा सोचना बेटा, लॉस को आप ऐड करोगे, प्रॉफिट को माइनस करोगे, लॉजिकली भी सोचोगे तो ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता है लॉस हो रहा है मतलब आपकी असेट 70 करोड़ की थोड़ी पड़ रही है, आपको कितने की पड़ रही है, 75। तो आप 5 करोड़ से इसकी वैल्यू को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। और बेटा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको वो कम की पड़ रही है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। लॉस विल बी एडेड टू ब्लॉक, प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ब्लॉक। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, ये आप 31 मार्च को नहीं करोगे। देखिए क्या लिखा है, बस इस पॉइंट को रीड कर लीजिए, सिर्फ इस पॉइंट को एक बार रीड कर लीजिए। एडजस्टमेंट इज मेड ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। जिस दिन सही में पेमेंट करोगे उस दिन आप ये एड या लेस करोगे, नॉट ऑन 31 मार्च। आप 31 मार्च को नहीं करोगे। जनरली बेटा अपन अप्रूवल बेसिस पे 31 मार्च को चीजें कर लेते हैं, आपको नहीं करना है। यहाँ 43 ये बोला है जिस दिन आपको हकीकत में लॉस हो जाए ऐड कर देना, हकीकत में अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो उसको क्या कर देना, माइनस। दैट वाज सेक्शन नंबर 43A। अब बेटा पीडीबीपी का अपना एक लास्ट फेज बचा है, छोटा सा फेज है वो भी, और जितने भी सेक्शन बचे एक भी सेक्शन आपका कुछ भी मतलब ऐसा है नहीं जो आपके काम का नहीं हो, हर सेक्शन आपके काम का ही बचा है और सिंपल सी चीजें हैं। तो अब अपन कल से पीडीबीपी में वो चीजें पढ़ेंगे, जिसमें बेटा एक तो है आपका सेक्शन नंबर 41 डीम्ड पीडीबीपी। सेक्शन नंबर 41 के अंदर जो 4 चीजें हैं उसमें से एक चीज तो है बेटा बैलेंसिंग चार्ज। आपने पढ़ा था सर जब एसएलएम मेथड होता है 80 रुपए की चीज को, बच्चे प्लीज फोकस से ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, कोई वापस से नहीं बताऊंगा उस चीज को। सर 80 रुपए की चीज को अगर हम 89 रुपीज में बेचते तो जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको प्रॉफिट ना बोलते हुए क्या बोलते थे, बैलेंसिंग चार्ज। इन केस ऑफ एसएलएम मेथड अगर आपको याद हो, सर जब हम एसएलएम मेथड ऑप्ट करते थे तो 80 रुपए की चीज को अगर हम 89 में बेच देते थे, प्रॉफिट में बेचते थे, तो सर उस प्रॉफिट को हम बोलते थे बैलेंसिंग चार्ज। दैट वाज वन आइटम आउट ऑफ द 4 आइटम ऑफ सेक्शन नंबर 41। मतलब भैया सेक्शन नंबर 41 की एक चीज तो आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा मैं आपको बताऊं सिर्फ एक नहीं बेटा, आपको एक और चीज पता है सेक्शन नंबर 41 की, दैट इज रिकवरी ऑफ बेड डेट्स। तैयार रहें, किसी के पास भी क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 41 का दूसरी चीज रिकवरी ऑफ बेड डेट्स। सेक्शन 41 रिकवरी ऑफ बेड डेट। एक काम करिए, छोड़ो यार फॉर्मूला बताओ आप। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद रखने को बोला था कि आपको वो पता होना चाहिए। दैट फॉर्मूला वाज रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। तो भैया रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर करने के बाद अगर कोई पॉजिटिव फिगर आता है तो वो भी कहां टैक्सेबल होता है, पीडीबीपी के अंदर, आपको ऑलरेडी पता है। तो बेटा 4 चीजें पीडीबीपी में टैक्सेबल और होने वाली थी, जिसमें से 2 चीज आपको ऑलरेडी पता है। वो लिखा कहां पर है, सेक्शन नंबर 41 के अंदर। फर्स्ट वाज बैलेंसिंग चार्ज, सेकंड इज रिकवरी ऑफ बेड डेट। अच्छा 2 चीज आज अपन पढ़ेंगे। अब 2 चीज जो आज अपन पढ़ेंगे उसमें से एक चीज तो बड़ी सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही सिंपल है, और एक चीज एक चीज टेक्निकल है और एक चीज बड़ी सिंपल है। तो एक काम करते हैं, आपको सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है पहली चीज, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे 41 के सब सेक्शन याद रखने में, तो मत रखना। सेक्शन 41 4 चीजें, ठीक है। बैलेंसिंग चार्ज 2 अभी अपन देख चुके हैं, 2 और मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ सेक्शन 41 ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज मत होना उसमें। तो देखिए सेक्शन नंबर 41 का सब सेक्शन 1 है, सिर्फ अभी आपके लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको सब सेक्शन नहीं याद रखना। मैं तो आपको बोल रहा हूं लिखना ही नहीं है, आपको याद हो तो भी मत लिखना, सिर्फ सेक्शन 41 लिखकर आना। तो देखिए सेक्शन नंबर 41 के आगे नाम क्या लिखा है, रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम। बेटा इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। सेक्शन 41 का एक ट्रांजैक्शन, ये सिंपल वाला है। एक खर्चा है बच्चे, उस खर्चे का आप डिडक्शन ले चुके हो। एक खर्चा है जिसका आप डिडक्शन ले चुके हो, मतलब आप इसको पीजीबीपी के अंदर डेबिट वाले साइड के अंदर लिख चुके हो। बेटा अगर बाद में इस खर्चे को माफ कर दिया जाता है, माफ, एक ऐसा खर्चा जिसका आप डिडक्शन ले चुके हो, बेटा बाद में आपको वो खर्चा माफ कर दिया गया है या फिर रिफंड कर दिया गया है या फिर रिटर्न कर दिया गया है, तो भैया ऐसा खर्चा टैक्सेबल होने वाला है सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 1 के अंदर। देखिए क्या लिखा है, रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम। ऐसा खर्चा जिसका आप डिडक्शन क्लेम कर चुके थे, आज उसको माफ कर दिया गया है, आज उसको रिटर्न कर दिया गया है या फिर रिफंड कर दिया गया है, तो भैया वो क्या हो जाएगा,
वो टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन नंबर 41 के अंदर। मतलब पीडीबीपी के 4 बेटा बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए, आपने सेक्शन नंबर 37 में पढ़ा था कि जीएसटी का आप टैक्स पे करते हो तो उसका क्या मिलता है आपको, डिडक्शन। बेटा कल को अगर जीएसटी का टैक्स आपको रिफंड कर दिया तो डिडक्शन आप क्लेम कर चुके थे, तो आज हम पता है क्या कर देंगे उसको, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41। समझ रहे क्या मेरी बात? बेटा पहले आपके पॉकेट से खर्चा जाने वाला था तो हमने क्या दिया था, डिडक्शन। अल्टीमेटली नहीं गया तो हमने उसे क्या कर दिया, टैक्सेबल। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी चीज याद रखनी है कि अगर कोई ऐसा खर्चा है जिसका डिडक्शन क्लेम किया गया था और वो माफ कर दिया गया है, माफ का मतलब होता है बेटा वेव ऑफ करना या फिर रिफंड कर देना, वापस लौटा देना। अरे यस और नो? तो भैया अगर वो माफी तलाफी हो चुकी है कि आपको वो खर्चा पे करने की जरूरत नहीं है या फिर हम वो खर्चा आपको वापस दे रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, तो उस केस में वो खर्चा जिसका आप डिडक्शन क्लेम कर चुके थे, आज वो क्या हो जाएगा बच्चे, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41। 41 के अंदर यार 4 चीजें, 4 में से 2 आपको ऑलरेडी पता थी, तीसरी मैंने सिंपल सी चीज आपको बताई, चौथी चीज जो बताऊंगा थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है, थोड़ा सा तैयार रहना। सेक्शन नंबर 41 की 3 चीजें कौन कौन सी यार? पहला बैलेंसिंग चार्ज। किस किस को बैलेंसिंग चार्ज क्लियर है? ईमानदारी से एक बार हाथ उठा के मुझे बता दें बैलेंसिंग चार्ज किसको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हो तो भैया एक बार जाके एसएलएम मेथड को रिकैप करना, घर पर जाके आपको समझ आएगा कि बैलेंसिंग चार्ज नाम की कोई चीज हमने वहां पर पढ़ी थी। तो 41 के अंदर पहली चीज क्या हो गई सर, बैलेंसिंग चार्ज। सेकंड चीज सर 41 के अंदर एक और चीज हो जाएगी बेटा, रिकवरी ऑफ बेड डेट्स। लेकिन आपको पता है रिकवरी ऑफ बेड डेट में वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या है यार, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। जितना भी अमाउंट रिकवर हुआ है उसमें से आप एक अमाउंट माइनस कर दोगे जिसका नाम है डिसअलाउड अर्लियर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा अलाउड अर्लियर तो आप डिसअलाउड निकाल लोगे, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको डिसअलाउड दिया होगा तो भैया कैसे भी दिया हो आपको वो निकालना पड़ेगा, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। क्वेश्चन में आपको सीधी सीधी हिंट मतलब सीधी इंफॉर्मेशन होगी, आप निकाल लोगे। और रिकवरी माइनस डिसअलाउड क्लियर करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए बेटा रिकवरी हुई है 1 लाख और डिसअलाउड था 60,000, तो रिकवरी माइनस डिसअलाउड करोगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। दिस 40,000 विल बी टैक्सेबल अंडर पीडीबीपी। बात क्लियर है आपको? चलिए एक काम करिए, यहां पर मैं आपको बता देता हूं बेटा, डिसअलाउड 1,60,000 था, अब बताओ क्या होगा। अब रिकवरी माइनस डिसअलाउड करने पे क्या आने वाला है सर, नेगेटिव 60,000 आने वाला है। नेगेटिव मतलब सरकार से टैक्स मांगने वाले हैं और सरकार टैक्स पे करना है, सरकार टैक्स बेटा कभी पे करती नहीं है। तो रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर, पॉजिटिव आएगा तो टैक्सेबल होगा, नेगेटिव आएगा तो क्या कर देना यार, इग्नोर। क्लियर है आपको ये चीज, लॉजिकल है वो। अच्छा तीसरी चीज क्या बताई सर, कोई ऐसा खर्चा जिसका ऑलरेडी हम डिडक्शन क्लेम करके बैठे हैं, अगर उसको माफ कर दिया गया तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर पीडीबीपी अंडर सेक्शन नंबर 41। क्लियर है आपको ये बात? 3 चीजें। अच्छा इसके बाद बेटा फोर्थ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और मैं आपको बता रहा हूं ये इसमें आपको बहुत तकलीफ होने वाली है समझने में। ठीक है, और तकलीफ आपको आज तो होगी, आज से ज्यादा तकलीफ होगी आपको 10 दिन बाद जब आप पढ़ोगे, पूरा सब कुछ आपको समझ आएगा, लेकिन ये चीज आपको डाउट लेके आएगी जो अब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। इवन अगर कोई एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की जरूरत है तो आप प्लीज लिख लीजिएगा, मैं आपको मौका भी दूंगा, क्योंकि बेटा इससे रिलेटेड मुझसे बहुत डाउट पूछा जाता है। सेक्शन नंबर मतलब लास्ट जो चीज अपन पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। एक सेकंड, व्हाट वाज साइंटिफिक रिसर्च एसेट? सेक्शन नंबर 35, एक मिनट, सेक्शन नंबर 35, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन तो हर कोई देता था, हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन देंगे। अच्छा खर्चे 2 टाइप के हो सकते थे, इन हाउस और आउटसोर्स। देखना कितना सिंपल था, इन हाउस आउटसोर्स। सर आउटसोर्स में डोनेशन अगर दिया गया है अप्रूव्ड राहुल आईसीयू 100% डिडक्शन मिलेगा, या फिर नेशनल आईआईटी या फिर नेशनल लेबोरेटरी 100% डिडक्शन, या फिर अप्रूव्ड इंडियन कंपनी 100% डिडक्शन। बेटा वापस से, इन हाउस आउटसोर्स, आउटसोर्स में आप डोनेशन देते थे किसी और को, अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दिया है तो आपको 100% क्या मिलने वाला था, डिडक्शन। और सर अगर हम बात करें इन हाउस की, मतलब खुद के बिजनेस में हम खुद खर्चा कर रहे हैं, तो भैया खर्चे 2 टाइप के होते थे, खर्चे नहीं 2 टाइम पे खर्चे हो सकते थे, प्री कमेंसमेंट और पोस्ट कमेंसमेंट। एक सेकंड, मेरा आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन, मैक्सिमम कितना प्री कमेंसमेंट अलाउड है? सर मैक्सिमम पिछले 3 सालों का प्री कमेंसमेंट का डिडक्शन मिलेगा, पिछले 3 साल। सर खर्चे 2 टाइप के होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट प्री कमेंसमेंट, खर्चे 2 टाइप के होंगे, रेवेन्यू कैपिटल। सर रेवेन्यू में सिर्फ 2 खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड मटेरियल। एंड सर सेकंड खर्चे का जो डिडक्शन मिलेगा दैट वाज, अच्छा पढ़ ही चुके ना, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट और मटेरियल, 2 खर्चे, यस और नो? अच्छा ये तो रेवेन्यू था, कैपिटल में आपको सभी खर्चों का डिडक्शन मिल जाएगा सिर्फ एक को छोड़कर, लैंड। अच्छा बच्चे अगर मैं बात करूं पोस्ट कमेंसमेंट, तो सर पोस्ट कमेंसमेंट सारे रेवेन्यू अलाउड है, सारे कैपिटल अलाउड है, एक को छोड़ के दैट इज लैंड। सिंपल सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंपल सेक्शन, सेक्शन नंबर 35। तो बेटा आज आप पता है क्या कर रहे हो,
उस साइंटिफिक रिसर्च के असेट को जिसपे आपने डिडक्शन पता है किस सेक्शन में क्लेम किया होगा? सर हमने डिडक्शन क्लेम किया होगा सेक्शन नंबर 35 के अंदर। बेटा उस असेट को आप पता है आज क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। ठीक है, आप सेल कर रहे हो उस एसेट को जिसका डिडक्शन आपने किस सेक्शन के अंदर क्लेम करा था? सेक्शन नंबर 35। अब बच्चे ध्यान से सुनना, आपको पता है सेक्शन 35 एडीबी एक सेक्शन आपने पढ़ा था, स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस में बेटा ध्यान से सुनना, वहां पर वही लिखा था कि अगर आपने एसेट को बेच दिया तो जितने का बेचा ना, 1 रुपए का बेचा तो 1 रुपए टैक्सेबल होगा, लेकिन टैक्सेबल होगा। ये बेटा कहां लिखी थी बात? ये बात लिखी थी बेटा सेक्शन नंबर 35 इटसेल्फ में। लेकिन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च की बात सेक्शन 35 में नहीं लिखी है बेटा, कहां लिखी है? सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 3। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? आप इंटरलिंक मत करना बेटा, उसकी बात वही लिखी थी। 35 एडी में बोला था कि जितने में बेच दिया ना, 100 रुपए में बेच दिया तो 100 टैक्सेबल, 1000 में बेचा तो 1000 टैक्सेबल, 1 करोड़ में बेचा तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 1 करोड़। वो बोलता था सेक्शन 35 एडी। आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 35 से रिलेटेड। सर साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड पढ़ रहे हैं बेटा। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड के लिए आपके सामने एक सेक्शन है जिसका नाम है 41 सबसेक्शन 3। अब 41 सबसेक्शन 3 दो चीज आपसे बोलता है, प्लीज फोकस करिएगा। अभी मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा कुछ पढ़ के आए थे, आज उसकी सेल की बात करने वाले। तो भैया सेल जब आप करोगे ना, आप दो टाइप से सेल कर सकते हो बेटा। फर्स्ट, यू कैन सेल असेट विदाउट यूज इन बिजनेस, मतलब आपने असेट को साइंटिफिक रिसर्च में तो यूज करा, आप उसको बिजनेस में कभी लेकर ही नहीं आए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेल ऑफ साइंटिफिक असेट विदाउट यूज इन बिजनेस। अच्छा एक पता है, हो सकता है सेल ऑफ साइंटिफिक असेट आफ्टर यूजिंग इन बिजनेस। एक सेकंड, फर्क क्या है आप मुझे फर्क बता दो सबसे पहले तो। सर पहले वाले में हमने साइंटिफिक रिसर्च के असेट को बिजनेस में यूज ही नहीं किया, सेकंड वाले में सर हमने साइंटिफिक रिसर्च असेट को बिजनेस में यूज किया। दो केसेस है, आप समझ लीजिए बस। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं, केस नंबर ए, जो कि क्या है यार? सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट विदाउट यूज इन बिजनेस। एक एग्जांपल से समझिएगा, फोकस करिएगा बेटा, वरना नहीं आएगा समझ में। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको तकलीफ हो जाएगी इसमें, और तकलीफ आपकी कंटिन्यू रहेगी, कभी वो खत्म नहीं होगी। फिर सेल विदाउट यूज इन बिजनेस। 5 करोड़ रुपए की आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कितना डिडक्शन मिला होगा आपको? सर 100% डिडक्शन मिल गया होगा, मतलब कितना? 5 करोड़। किस सेक्शन में मिला होगा सर? सेक्शन नंबर 35। एग्री करते हो ऐसा? अब बेटा इस असेट को आपको कहां यूज करना चाहिए था? साइंटिफिक रिसर्च। क्या आपको इसे बेचना चाहिए था? नहीं, बेचना नहीं चाहिए था। आप समझिएगा मेरी बात। आपने पता है क्या करा? आपने इस असेट को बेच लिया, और बेचा भी पता है कैसे? विदाउट यूज इन बिजनेस। आपने इस असेट को क्या कर दिया यार? बेच लिया विदाउट यूज इन बिजनेस। अब सेक्शन नंबर 41 बोल रहा है कि कितना डिडक्शन क्लेम किया था? आपको जो बताओ कितना क्लेम किया था? 5 करोड़। तो सेक्शन नंबर 41 बोल रहा है इस 5 करोड़ रुपए को, मतलब जो डिडक्शन आपने क्लेम किया था उसको आप पता है कंपेयर कर लेना सेलिंग प्राइस से कि आज आप कितने में बेच रहे हो। मान लीजिए बेटा आज आप 4 करोड़ में बेच रहे हो, तो ये आपसे पता है क्या बोल रहा है? जो भी कम होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। सिंपल सी बात बोली, आपको याद रखना पड़ेगी, आपको डाउट फिर भी आने वाला है सिंपल सी बात पे। क्या बोला उसने? जितना आपने डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम किया था, आप उसको कंपेयर करने वाले हो आज की सेलिंग प्राइस से, और जो भी आपका कम होने वाला है whichever is lower will be taxable under PDBP अंडर सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन आपको याद नहीं रखना। तो देखिए ना, अब एक बार अपन लैंग्वेज देख लेते हैं, इसका क्या लिखा है? सेल विदाउट यूज इन बिजनेस। भैया सबसे पहले आप ले लेना सेल्स प्राइस। अच्छा अपने एग्जांपल में कितनी थी सेल्स प्राइस? 4 करोड़। इस 4 करोड़ को आप कंपेयर करना डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। कितना क्लेम किया था? 5 करोड़। इन दोनों का लोअर कर लोगे, whichever is lower, तो आपका कितना जाएगा? 4 करोड़। दिस 4 करोड़ रुपीज विल बी टैक्सेबल इन पीडीबीपी। ये 4 करोड़ रुपए कहां टैक्सेबल होने वाले हैं? पीडीबीपी के अंदर। बेटा मैं आपको बता दूं, सेक्शन नंबर 41 पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, मैं आपको बता दूं। और पर्टिकुलरली सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट पे रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन एक टेक्निकल पार्ट है, ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये एक टेक्निकल पार्ट है आपके सामने। ठीक है, सेल विदाउट यूज इन बिजनेस। अच्छा सेकंड चीज, इसी एग्जांपल को चेंज कर रहा हूं अपने एग्जांपल को। आपको कंसेप्ट पता चल गया ना? केस ए वाला कंसेप्ट क्या होता है? सेलिंग प्राइस को आप कंपेयर करोगे, डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड एंड व्हिचएवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। कंसेप्ट आपको पता चल गया है। अब एक काम करिए, इसमें थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल में अपने चेंज कर रहा हूं, और एग्जांपल में बेटा चेंज ऐसा कर रहा हूं कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च का असेट है ना, ये 5 करोड़ का ही है, लेकिन बेटा मैंने बेचा इसको 6 करोड़ है। तो एक काम करिए ना, 6 करोड़ आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और इधर कितना आ जाएगा? 5 करोड़। कितना टैक्सेबल होगा सर? 5 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा पीडीबीपी के अंदर।
5 करोड़ कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा बेटा? पीडीबीपी के अंदर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जब भी आप कॉस्ट से ऊपर बेचते हो ना कोई चीज, तो आपको कैपिटल गेन लगता है। नहीं पढ़ा आपने, और बहुत बड़ा टॉपिक है, लमसम टॉपिक है। जब भी, मैं तो आपको एक बेसिक चीज की चीज बता रहा हूं कि यार जब भी आप कॉस्ट से ऊपर बेचते हो ना, अरे आपने एक खरीदा कितने का था? 5 करोड़, बेच कितने में रहे हो यार? 6 करोड़। क्या आप कॉस्ट से ज्यादा में बेच रहे हो? यस। तो भैया अगर आप कॉस्ट से ज्यादा में बेच देते हो ना चीज, तो आपको कैपिटल गेन लग जाता है। तो मुझे बताइए, क्या इस वाले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 2 में, क्या आप कॉस्ट से ज्यादा में बेच रहे हो? यस। तो भैया कितने ज्यादा पे बेच रहे हो कॉस्ट से? 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट देन कैपिटल गेन आल्सो अराइज। और मैंने तो आपको एक एग्जांपल से बताया, मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, आपको तकलीफ होने वाली है, आपको ये चीज याद रखने में दिक्कत होगी, और खास तौर पे ए और बी को अलग अलग करने में आपको दिक्कत होगी। तो एक बार मैं वापस से आपको कंक्लूड करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए वापस से। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया साइंटिफिक रिसर्च का असेट जब आप बेचोगे तो बेटा 2 केस पॉसिबल है। फर्स्ट इज सेल विदाउट यूज इन बिजनेस, सेकंड इज सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस। एक विदाउट यूज इन बिजनेस है, एक कौन सा है यार? आफ्टर यूज इन बिजनेस। अच्छा अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? विदाउट यूज इन बिजनेस। तो भैया विदाउट यूज इन बिजनेस में आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, सेलिंग प्राइस विल बी कंपेयर्ड विद डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम, व्हिचएवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। कहां? पीडीबीपी। क्यों पीडीबीपी? 41। अरे 41 कौन सा सेक्शन है बेटा? पीडीबीपी। तो 41 अगर टैक्सेबल बोला है, मतलब कहां टैक्सेबल होगा यार? पीडीबीपी के अंदर। अच्छा सेकंड, अगर आप में टैलेंट था, आपने उसको कॉस्ट से ज्यादा में बेच दिया, तो सर पीडीबीपी में टैक्सेबल तो होगा, लोअर वाला कहां टैक्सेबल होगा? पीडीबीपी में। लेकिन सर जितना कॉस्ट से ऊपर बेचा वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? कैपिटल गेन के अंदर। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए अब सेकंड वाला केस बेटा, सेकंड वाले केस के पास कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ती है। सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस। बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आपने दिमाग खोल के सुन लिया ना, ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम से अगर आपने लिंक कर लिया तो कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। लेकिन ये आप सिर्फ फर्स्ट टाइम में कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। एक बार आप उलझ गए तो फिर उलझते चले जाओगे, कुछ नहीं होगा फिर। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्लीज फोकस करिएगा, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वाले कंसेप्ट पे प्लीज फोकस करिएगा। सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देना सर, अगर कम पे बेचा तो वो अमाउंट कैपिटल लॉस में जाएगा। बेटा कम पे तो बेच ही रहे थे ना। एग्जांपल नंबर 1 में 4 करोड़ था ना सेलिंग प्राइस, 4 करोड़ और 5 करोड़, व्हिचएवर इज लोअर कितना था? 4 करोड़। तो इस केस में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन जब ही आएगा जब आप ज्यादा पे बेचो। अरे कैपिटल गेन जब ही आता है जब आप कॉस्ट से ज्यादा पे बेचो, ठीक है। बाकी आप कैपिटल गेन पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अभी के लिए जितना मैंने बताया उतना काफी है। अब एक काम करिए, सबका फोकस होना चाहिए बहुत अच्छे से। सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस, इस बार बेटा असेट को आपने डायरेक्टली भेज दिया या इस बार आपने पहले यूज किया है? इसको यूज किया है यूज, यस और नो? चलिए एक काम करिए, आपने एक सेक्शन पढ़ा था, मैं आपको सेक्शन के पास लेकर चलता हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं, और वो सेक्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं तो आपको याद नहीं होगा। मैं दिखा रहा हूं, बस उसको देख लीजिए एक बार। आपने एक सेक्शन पढ़ा था 43(1). 43(1) तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैंने आपको इसमें एक एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, वो आपके लिए ज्यादा काम का नहीं है। आप पहला एक्सप्लेनेशन पढ़िए, क्या लिखा है? असेट प्रीवियसली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च ब्रॉट इनटू रेगुलर बिजनेस। असेट आप पहले कहां यूज कर रहे थे? साइंटिफिक रिसर्च में। आज आप कहां लेके आ रहे हैं उसको? रेगुलर बिजनेस में। देखिए क्या लिखा है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी कितनी मानी जाएगी? एक सेकेंड, नील क्यों सर? ध्यान से सुनना बच्चे, नील इसलिए मानी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। आप इस असेट का डिडक्शन ऑलरेडी 100% क्लेम कर चुके हो। अगर हमने इसको वैल्यू दे दी तो आप इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या साइंटिफिक रिसर्च के ऐसे असेट जिसपे 100% डिडक्शन मिला था, क्या डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था? नहीं। तो इट शैल बी एडेड। एड तो होगा बेटा, एड तो होगा, लेकिन किस वैल्यू पे होगा? 0। आपको पता है एड होने से फर्क क्या पड़ेगा सर? ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में अगर हमारे उस ब्लॉक के अंदर 10 असेट थे तो आज बढ़ के वो पता है कितने हो जाएंगे? 11। और इसका रेलेवेंस बताऊं मैं आपको कहां पड़ेगा? एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक और सेक्शन आपको बता रहा हूं। वो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से याद होगा बेटा। आपने 2 चीजों की लड़ाई करवाई थी, डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन। सर यहां पर हम देखते थे ना कितने असेट है और कितने बेच दिए। इंटायर मतलब फुल ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है या फिर पार्शियल ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर आप क्या देखते थे? कितने असेट हैं और कितने बेच दिए, यस और नो? बेटा उसका रेलेवेंस यहां आएगा।
इसलिए आपको ऐड जरूर करना है। मतलब कोई भी बच्चा ये मत समझना कि मजाक मस्ती चल रही है, जब 0 पे कर रहा है तो ऐड क्यों करना है। बेटा 0 पे कर रहे हैं, लेकिन काउंट में 7 की जगह आज पता है कितना हो सकता है, 8। आपका डिसीजन सेक्शन नंबर 50 में वो लड़ाई वाला डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन वाले में बेटा इंपैक्ट आ सकता है उसका। तो एक काम करिए, अब अपन चलते हैं, जो मेन कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही है बेटा। अब अपन एक बार उसको चलते हैं और उसको देख लेते हैं वो बोल क्या रहा है। सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस। देखिए सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस में क्या बोल रहा है, एडिट टू ब्लॉक ऑफ असेट। आप उसको ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में ऐड कर दो, ब्लॉक में ऐड कर दो, लेकिन किस वैल्यू पे, नील। क्यों, ऐसा क्यों? अभी अपन ने पढ़ा, एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि आपको ऐड करना है किस वैल्यू पे, 0। अरे यस और नो? अब बेटा जब आप ऐड करोगे ना तो ओपनिंग WDP होगी आपके पास ब्लॉक की, प्लस आप ऐड करते हो कितने बाइफर्केशन के साथ, A, B और C। याद है आपको? तो बेटा A, B, C में आप पता है ऐड करोगे 0 वैल्यू पे, उसका रेलेवेंस वैल्यू पे पड़ेगा ही नहीं बेटा, उसका रेलेवेंस सिर्फ काउंट में पड़ने वाला है कि आपके पास असेट क्या होने वाले हैं, इंक्रीज। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो बेटा मैं आपको बता दूं, देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन डेप्रिसिएशन। क्यों नहीं होने वाला है डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट? क्योंकि वैल्यू तो आज भी वही है ना जो पहले थी, तो डेप्रिसिएशन आज भी वही रहेगा जो पहले था। लेकिन बेटा कल को अगर आपने ब्लॉक बेच दिया या ब्लॉक में से असेट बेच दिए, सेक्शन नंबर 50 लग गया, मतलब डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन की अगर लड़ाई लड़वानी पड़ गई, तो भैया वहां पर हम देखते थे कि WDP और असेट दोनों हो तो डेप्रिसिएशन जीतता था, बाकी सभी केस में कौन जीत जाता था यार, कैपिटल गेन। तो इसका इंपैक्ट सीधा सीधा कहां पर जाने वाला है, वहां पर। देखिए ना क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ सेल सेक्शन 50। सेक्शन 50 बेटा वही है, डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल गेन, फुल ब्लॉक या पार्ट ब्लॉक सोल्ड में, वहां पर इसका क्या जा सकता है, इंपैक्ट। कभी पूछा नहीं गया है, कभी पूछा जाएगा भी नहीं, लेकिन बेटा आप मुझसे डाउट पूछोगे इससे, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। और अगर किसी बच्चे को यार अभी कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बार मैं कंपाइल करवा देता हूं, क्योंकि मेरी तरफ से आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाने वाला था। सेक्शन नंबर 41 एक बार सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 41 4 चीजें आपकी और PDBP के अंदर टेक्सेबल होगी। फर्स्ट क्या थी यार, बैलेंसिंग चार्ज। आपको क्लियर होना चाहिए बैलेंसिंग चार्ज। अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो बेटा प्लीज SLM मेथड, 5 मिनट का कंसेप्ट है, 5 मिनट का SLM मेथड जाके एक बार रिवाइज कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट वाज बैलेंसिंग चार्ज। अच्छा सेकंड चीज, बैलेंसिंग चार्ज के अलावा रिकवरी ऑफ बेड डेट। अगर बच्चे किसी को रिकवरी ऑफ बेड डेट क्लियर नहीं है तो सेक्शन नंबर 36 के अंदर जहां आपने बेड डेट का प्रोविजन पढ़ा था, वहीं उसके नीचे आपने पढ़ा था रिकवरी ऑफ बेड डेट, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, रिकवरी ऑफ बेड डेट्स। फॉर्मूला आप बस आपको ध्यान रखना है, रिकवरी ऑफ बेड डेट में आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर विल बी टैक्सेबल। तो ये तो हो गई यार 2 चीज। इन 2 चीज के अलावा 2 और चीज आपकी कौन सी हो गई जो आज आपने पढ़ी, जिसमें पहली चीज तो बड़ी सिंपल थी, सर कोई ऐसा खर्चा जो हमने पे नहीं, कोई ऐसा खर्चा सर जिसका हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया था, बाद में वो हमें माफ कर दिया गया है, लौटा दिया गया है, तो दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। क्लियर है आपको तीसरी चीज? और बेटा चौथी चीज, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट में आपको ध्यान रखना है 2 केस पॉसिबल है, सेल विदाउट यूज इन बिजनेस, सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस। आपको पता है विदाउट यूज इन बिजनेस, विदाउट यूज इन बिजनेस में क्या है सर, सेलिंग प्राइस विल बी कंपेयर्ड विद डिडक्शन एंड व्हिचएवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल इन PDBP। और भैया अगर आपने कॉस्ट से ज्यादा में बेच दिया तो क्या भी आ जाएगा, कैपिटल गेन। क्लियर है आपको? बेटा मैं आपको बता दूं, जो काम का केस है ना वो A वाला केस है, और आप पता है आप उलझोगे B वाले केस में। आप सोचोगे कि ये ऐड क्यों कर रहा है, आप सोचोगे ये 0 वैल्यू पे ऐड करने का सेंस क्या है। आप समझिए मेरी बात, सब चीज आपके सामने वहां लिखी है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये उतना रेलेवेंट भी नहीं है, इस पे मत उलझना आप लोग B वाले केस में। अगर आपको कोई डाउट आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, काम का नहीं है आपके। तो सेल विदाउट यूज इन बिजनेस तो ये हो गया। सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस में आपने क्या सीखा, सर हम उसको ब्लॉक में ऐड कर देंगे, ब्लॉक में ऐड कर देंगे 0 वैल्यू पे। आपको पता है, मैं आपको बता दूं, केस नंबर B में आपको कुछ करना ही नहीं है। केस नंबर B इज ऑल अबाउट कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ नहीं करना, ब्लॉक में 0 पे ऐड करना है बेटा। अपन ABC में 0 पे क्या ही ऐड करेंगे, आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? सिर्फ बेटा कभी अगर सेक्शन 50 लग गया ना तो उसका रेलेवेंस आ सकता है, वो असेट का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 41। चलिए एक काम करिए, अभी तो सुनिए मेरी बात, लास्ट पार्ट बचा है PDBP का, छोटा सा पार्ट है, सिंपल। हो सकता है 4-5 दिन में, अगले 4-5 घंटे के अंदर PDBP अपना कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट से। तो यहाँ पर मैं आपको बेटा प्लीज ध्यान देना, ये जो अपना पार्ट बचा है ना, 3rd पार्ट बचा है PDBP का, ऐसा कोई पार्ट है नहीं, ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करा है। ये पार्ट्स मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो पहला पार्ट है ना वो है आपका PDBP 28, 41, और इधर आपके जो डिडक्शंस थे, ये आपका था एक पार्ट जो कि मेन पार्ट था PDBP का।
इसके बाद बेटा फिर आपने कुछ वो 40 के स्पेशल सेक्शन देखे थे, 40AI, 40IA, 40A2, 40A3, 43B एक्सेट्रा 40। तो ये सब आपका ये सेकंड पार्ट था पीडीबीपी का। अच्छा, सेकंड पार्ट के बाद आज अपन लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। सबसे छोटा पार्ट है, सबसे सिंपल पार्ट है और बेटा सबसे इंडिपेंडेंट पार्ट है। मतलब इसका पीडीबीपी आप ये मान लीजिए कि बेटा अभी तक पीडीबीपी में जो पढ़ा है इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इट इज मतलब ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। मैं आपको सेक्शन बता देता हूं कौन कौन से सेक्शन अपन को और पढ़ने हैं। सबसे पहला सेक्शन अपन को पढ़ना है 44AA। 44AA आपको बताने वाला है कि किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 44AA आपको क्या बताएगा बेटा, किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट तो अकाउंट्स वाली नहीं। कुछ बच्चों ने मुझसे स्टार्टिंग में भी पूछा था सर अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है। बेटा वो तो अलग होती है, पीडीबीपी की सेपरेट होगी। तो किन लोगों को 44AA के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है ये आपको मतलब पीडीबीपी के अंदर वो बताएगा 44AA। सिंपल सा सेक्शन। फिर इसके बाद बेटा एक और सेक्शन आएगा 44AB। अच्छा, ये सेक्शन अपन को बताएगा किन लोगों को ऑडिट करवाना है। हु आर दी पर्सन रिक्वायर्ड टू डू, मतलब किन लोगों को ऑडिट करवाने की जरूरत है ये अपन को बताएगा 44AB। इसके बाद बेटा इसके बाद कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन आएंगे। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अच्छा, ये सब सिंपल और सब इजी, मतलब इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी सेक्शंस है। और कोई भी सेक्शन ऐसा है ही नहीं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं बचा। हर सेक्शन अब इंपॉर्टेंट ही बचा है और छोटे छोटे से। तो 44AD हो जाएगा आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, 44ADA भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और एक और आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होगा 44AE। ये तीन होते हैं बेटा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अपन समझेंगे क्या होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। जो पार्ट अपना बचा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही बचा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। मतलब ये तीन सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE देखेंगे अपन कब कौन सा सेक्शन लगता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 5-6 छोटे छोटे से सेक्शंस और पढ़ने और अपना पीडीबीपी मतलब कंसेप्चुअली तो खत्म हो जाएगा। और बस कंसेप्चुअली जिस बच्चे ने अटेंड कर लिया उसकी क्वेश्चन की मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन तो बन जाएंगे। तो 40 जिसने क्लास अटेंड करी होगी 100% और फोकस के साथ तो उससे सब कुछ हो जाएगा। 44AD, 44ADA, 44AE। इसके बाद बेटा एक लास्ट सेक्शन और बचेगा आपका 40B। ये कुछ पार्टनर से रिलेटेड बात करेगा। तो अपने ये इतने सेक्शंस बचेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 सेक्शंस। ठीक है, इन 6 सेक्शंस मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि बेटा आप लोग है ना बिल्कुल भी वो मत होना। अगर किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं भी करी है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसका पिछले वाले पार्ट से इतना सा भी कुछ लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात। और सिंपल सी चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें बेटा। ये 6 सेक्शन में ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिसको मैं कह दूं कि यार ये काम का सेक्शन नहीं है। पूरे 6 सेक्शन आपके काम के बचे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अपन से अभी सबसे पहले अपन सेक्शन पढ़ेंगे 44AA। उसके बाद हुआ तो 44AB का अपन अभी कुछ टच ले लेंगे और कल अपन 44AB को फिर कंपाइल कर लेंगे। तो एक काम करते हैं अपन स्टार्ट करते हैं 44AA से बुक्स ऑफ अकाउंट। वो कौन लोग हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है। तो आपके सामने ये देखोगे आप छोटा सा सेक्शन ये स्टार्ट हो रहा है और ये यहां तक खत्म हो रहा है। ये दिख रहा है आपको थ्योरी और आपको थ्योरी दिख रही होगी। ऐसा आपने पीडीबीपी में कहीं ऐसी थ्योरी पढ़ी नहीं होगी। तो 44AA के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया था, मतलब आपके लिए नहीं बनाया था, आपसे पिछले वाले बैच के लिए बनाया था 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट। इस चार्ट से वो सिंपल हो जाएगा वरना वो थ्योरेटिकल दिखता है अपन को। तो अब अपन बेटा बात करेंगे कि किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकली क्वेश्चन आना 4 नंबर का 5 नंबर का पॉसिबल नहीं है। एमसीक्यू में 2-3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं कि हु आर दी पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बेटा इसका आंसर करने आता है सेक्शन नंबर 44AA। और सेक्शन नंबर 44AA होता है अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, समझ लीजिएगा क्योंकि रटना है अपन को। ये रटने वाला सेक्शन है, मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बना के दिया है, अपन को याद करना है। 44AA होता है कि अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। बेटा मैं आपको बता दूं स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या होता है। अभी मैं आपको एक बार रीड करवा दूंगा, आपके लिए उतना काम का नहीं है, आप समझ जाइएगा बेटा। जो बड़े बड़े प्रोफेशन होते हैं ना, जो बड़े बड़े प्रोफेशन होते हैं वो सब स्पेसिफाइड प्रोफेशन होते हैं। जैसे कि सीए, जैसे कि सीएस, जैसे कि सीएमए, जैसे कि एमबीए, एलएलबी, ये सब क्या होते हैं यार बड़े बड़े प्रोफेशंस है ना। डॉक्टर, तो भैया ये जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशन है दे आर स्पेसिफाइड प्रोफेशन लेमन लैंग्वेज में। और आपको लेमन लैंग्वेज ही काम का है कि यार स्पेसिफाइड प्रोफेशन मतलब आपको और मुझे कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। बेटा मिस्टर मास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है आपके सामने, इनको कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है अपन देख रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा, अगर आपकी ग्रॉस एसेट, अच्छा व्हाट डज ग्रॉस एसेट मींस, सेल्स। ग्रॉस एसेट मतलब क्या यार, सेल्स। कितनी फीस मिस्टर माज ने कलेक्ट की है। अरे ये सो नो, खर्चे माइनस नहीं करना बेटा। ग्रॉस का मतलब ही क्या होता है, वर्ड ग्रॉस मींस विदाउट डिडक्टिंग एक्सपेंस। तो कितनी ग्रॉस फीस मिस्टर माज ने कलेक्ट की है। देखिए क्या बोला,
अगर किसी भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन की ग्रॉस एसेट इज मोर देन 1,50,000, एक सेकेंड लिखवा दूंगा बेटा, मैं लिखवा दूंगा, पहले सुन लो समझ लो। अगर ग्रॉस एसेट, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ग्रॉस एसेट आपकी 1,50,000, आपको लिमिट याद रखना पड़ेगी 1,50,000 और वर्ड याद रखना पड़ेगा ग्रॉस एसेट। इफ योर ग्रॉस एसेट इज मोर देन 1,50,000, देखिए क्या लिखा है, इन ऑल 3 प्रीसीडिंग ईयर, और ऑल पे आपको बॉक्स दिख रहा है, मतलब ऑल को हाईलाइट किया गया है। मतलब बेटा ध्यान से सुनना, पिछले तीनों सालों में अगर आपकी ग्रॉस एसेट 1,50,000 से ज्यादा है तो आपको क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट। किसको यार, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफाइड प्रोफेशन। आपको याद करना है ये, वैसे आपको सिर्फ याद करना है ये। तो मैंने आपको क्या बताया, इफ योर ग्रॉस एसेट इज मोर देन 1,50,000, पिछले साल या पिछले तीनों साल, क्या लिखा है देखिए ना, इन ऑल 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, अगर आपकी ग्रॉस एसेट 1,50,000 से ज्यादा है पिछले तीनों सालों में, तो आपको क्या मेंटेन करना है बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा सेकंड चीज बेटा, हर साल 1.5 लाख, मतलब देखिए इस साल भी 1.5 लाख, इससे पिछले वाले साल भी 1.5 लाख, और उससे पिछले साल भी 1.5 लाख। अगर तीनों साल 1.5 लाख से ज्यादा है तो बेटा ये आपको एक बड़ा प्रोफेशन मान रहा है, और बड़े प्रोफेशन से क्या बोल रहे हैं, आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा इसके बाद बात करेंगे इधर चार्ट के, अगर आप इस वाले साइड आएंगे तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है अदर प्रोफेशन। बेटा वहां लिखा था स्पेसिफाइड प्रोफेशन, यहां क्या लिखा है, अदर प्रोफेशन। बेटा अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं आते हैं तो आपको इधर देखना पड़ेगा। अच्छा सेकंड चीज बिजनेस, यहां पर एक और चीज क्या लिखी है, बिजनेस। मतलब बेटा ध्यान से सुनना, चार्ट को समझ लेना। स्पेसिफाइड प्रोफेशन कितने की लिमिट बोली है, 1,50,000, और लिमिट कौन सी है, ग्रॉस एसेट, कितने सालों में चेक करनी है, ऑल 3 प्रीवियस ईयर। लेकिन बेटा अदर प्रोफेशन, मतलब कोई प्रोफेशन अगर यहां नहीं फॉल करा था तो वो कहां आ जाएगा, यहां पर। और बेटा उसके साथ में एक और पर्सन कौन आने वाला है, यहां पर बिजनेसमैन। तो बेटा मेन जो लिमिट आप मुझे बताइए ना, ज्यादातर लोग प्रोफेशंस होते होंगे या ज्यादातर लोगों के बिजनेस होते हैं, तो मतलब जो मेन लिमिट है वो अपनी ये वाली है। तो क्या बोला देखिए, अदर प्रोफेशन और बिजनेसेस से क्या बोला, अगर आपका टर्नओवर, बेटा इसको मत देखना, पहले इधर ही देख लो, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, कितना बोला यार, अच्छा टर्नओवर, यहां पर वर्ड ग्रॉस एसेट बोला था, यहां टर्नओवर बोला, एक ही बात है। ग्रॉस एसेट भी टर्नओवर ही होती है बेटा, बस वो प्रोफेशन के केस में ना उनको बोलना अच्छा नहीं लगता सेल्स, इसलिए वो फीस वगैरह या ग्रॉस एसेट वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर 1.5 लाख बोला था, यहां कितना बोला, 10 लाख। क्या बोला, इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 10 लाख, अगर आपका टर्नओवर, बेटा सामने वो बल्लू टी स्टॉल है, अगर वो साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की चाय बेचता है, या चाय नहीं जितनी भी चीजें वो बेचता है, तो उसको पता है क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आप तो अपनी फैमिली के बारे में भी सोचिएगा, आपके फैमिली में भी हो सकता है कोई प्रोफेशन हो, कोई बिजनेस हो। इफ देयर टर्नओवर इज मोर देन 10 लाख, अगर उनका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है तो उनको पीजीबीपी के अंदर क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा सेकंड चीज, अगर बेटा टर्नओवर 10 लाख से अंदर है तो भी अभी बात खत्म नहीं हुई, तो भी पता है क्या बोला, अगर आपकी नेट रिसीट, एक सेकंड उधर बोला था ग्रॉस रिसीट, यहां पर क्या बोला यार, नेट रिसीट। याद रखना कहां पर क्या था, प्रोफेशन के केस में, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में वर्ड क्या यूज था, ग्रॉस रिसीट, और यहां पर क्या बोला है, नेट रिसीट। बोल रहा है अगर आपकी नेट रिसीट 1,20,000 से ज्यादा है, किससे ज्यादा यार, 1,20,000 से ज्यादा है, तो आपको पता है क्या मेंटेन करना पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट। एक काम करता हूं, इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपन को याद करना है वो। चलिए अपन सेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट, और 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि यार 2 टाइप के मतलब लोग हो सकते हैं, एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो सकता है, दूसरा या तो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या फिर बिजनेस। स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में लिमिट कितनी है, 1,50,000 ग्रॉस एसेट, ग्रॉस एसेट 1,50,000, एक साल या पिछले तीनों साल, पिछले तीनों सालों में अगर ग्रॉस एसेट 1,50,000 से ज्यादा है तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बात क्लियर है आपको। अच्छा सेकंड चीज, इधर अपन बात करेंगे बेटा अदर सेकंड वाले केस की, तो यहां पर क्या बोला, या तो आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो, या फिर आपका नेट रिसीट 1,20,000 से ज्यादा हो। समझना बेटा, यहां 2 चीज है, या तो टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो, या फिर नेट रिसीट 1,20,000 से ज्यादा हो। अगर है तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बारीक पॉइंट में आपको दिखा देता हूं, देखिए क्या लिखा है, इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। बेटा सबसे ज्यादा फर्क तो यही है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में पिछले तीनों सालों में होना चाहिए, यहां पर पिछले 3 में से किसी भी एक साल में अगर आपका 10 लाख या 1,20,000 क्रॉस कर गया तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। याद में करवा दूंगा, बड़ा सिंपल है, कोई कुछ उसमें कुछ नहीं है, और मैं तो आपको बता रहा हूं हो ही गया, वो 70-80% जो उसमें काम की बात है वो हो चुकी है। तो भैया अभी मैं आपसे पूछूंगा अलग तरीके में, आप मुझे बताना कहां ग्रॉस एसेट है, कहां नेट एसेट है, कहां 1,50,000 है, कहां 1,20,000 है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा
समझ रहे हैं क्या मेरी बात? और बेटा आप मुझे बताइएगा कहाँ तीनों साल में चेक करना है, कहां पर सिर्फ एक साल में चेक करना है, मतलब तीन में से कोई भी एक में। अब देखिए क्या बोला, आप मुझे बताइए क्या एक न्यू प्रॉफिट, मत लिखिए अभी, मत लिखिए प्लीज, मत लिखिए। आप मुझे बताइए सर ऐसा भी हो सकता है ना कि उसका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है लेकिन वो टैक्स पे करने की थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर ना आता हो। बेटा टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा है तो भले ही आप पे टैक्स आए या नहीं आए, आपको बुक्स तो मेंटेन करना पड़ेगी। इस बच्चे का क्वेश्चन पता है क्या है? ये बच्चा मुझसे पूछना चाह रहा है सर एक टर्नओवर है, मान लीजिए बल्लू टी स्टॉल 12 लाख रुपए का टर्नओवर है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगी क्या? बेटा अगर टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करनी है। अब बेटा इसने चाय बेच के जो पैसा कमाया वो सिर्फ 60,000 था, तो इसको भले ही टैक्स नहीं लगे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ेगी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना इज सेपरेट सेक्शन और टैक्स पे करना इज सेपरेट सेक्शन। टैक्स तो कब लगता है सर? इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ज्यादा इनकम हो तो क्या लगता है? टैक्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट का मेंटेनेंस। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आप मुझे बताइए क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई नया बिजनेसमैन हो? समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अब मुझे एक चीज बताओ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा। मान लीजिए आप सीए बन गए हो, ठीक है, सीए बन गए हो और आपका पहला साल चल रहा है, तो आप मुझे बताइए अब आप तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन, और स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में तो पिछले 3 साल चेक करने थे, तो भैया ऐसा नहीं है, ये एग्जिस्टिंग प्रोफेशन की बात हो रही है। अगर कोई न्यू प्रोफेशन है जिसके हुए ही नहीं है 3 साल, तो उस केस में भैया अगर आपको करंट ईयर में भी लाइकली टू एक्सीड लग रहा है, लाइकली मतलब समझते हैं क्या? अगर आपको उम्मीद है कि करंट ईयर में आपका 1,50,000 क्रॉस हो जाएगा तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। समझ लीजिए मेरी बात, आप सीए बन चुके हैं, अभी आपको 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी ग्रॉस एसेट 10 लाख होने वाली है, तो आपको क्या मेंटेन कर लेना चाहिए यार? बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? बेटा न्यू प्रोफेशन के बारे में बोला कि इफ योर मतलब क्या, देखिए आप देखिए क्या बोला, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस प्रोफेशन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अबव लिमिट आर लाइकली टू एक्सीड। लाइकली, वर्ड लाइकली का मतलब क्या होता है यार? उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि वो क्रॉस कर जाएगा, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगी। एक काम करिए, इतनी चीज को नोट करिए जल्दी से। देखिए एक सेपरेट मैं आपको बता रहा हूं, एक पेज आप फाड़िए, उसमें इसको नोट करिए और वहां पर स्टेपल करिए, क्योंकि बेटा जब इसको आप इसके फॉर्म में देखोगे तो ये इतना सिंपल नहीं जाएगा आपको। ये चार्ट के फॉर्म में देखोगे, मैंने चार्ट इसीलिए बनाया इसको सिंपल करने के लिए। सेक्शन नंबर 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। 2 टाइप के लोग हैं, कौन कौन से? इधर स्पेसिफाइड प्रोफेशन, इधर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस। अच्छा स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में लिमिट है कितनी? 1,50,000। अच्छा लिमिट है कौन सी? अच्छा ग्रॉस एसेट, मतलब स्पेसिफाइड प्रोफेशन की ग्रॉस एसेट 1,50,000 से ज्यादा है पिछले कितने सालों में? पिछले 3 सालों में, इन ऑल 3 प्रीवियस ईयर। तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है आपको इतनी सी बात? फिर बेटा अपन ने इधर क्या देखा? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या फिर अदर केस मान लेते हैं अपन, तो अदर केस में बेटा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। 2 केस है, या तो आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो, या तो आपकी नेट रिसीट 1,20,000 से ज्यादा हो। अच्छा व्हाट डज नेट रिसीट मींस? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो भैया अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो या फिर आपकी नेट रिसीट 1,20,000 से ज्यादा हो पिछले 3 सालों में, नहीं पिछले 3 में से कोई भी एक साल में, तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई न्यू बिजनेस है, न्यू प्रोफेशन है, तो उस केस में 1,50,000, 10 लाख, 10 लाख, 1,20,000 जो भी रिस्पेक्टिव लिमिट उसकी एप्लीकेबल होगी। इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि वो मतलब अगर एक्सपेक्टेड है कि वो क्रॉस कर जाएगा करंट ईयर में, तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे मान लीजिए यार आप लोग नए नए सीए बने और आपको लग रहा है कि आपका पहले साल की ही रिसिट 1,50,000 क्रॉस करने वाली है, तो आपको पता है क्या मेंटेन करना पड़ेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इस नालायक भरी भीड़ में से एक क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, सर हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे ना, और बोल देंगे एकदम से कि एकदम से हो गया। तो बेटा एकदम से जब हो जाएगा, जब मेंटेन करोगे, तो अभी से कर लो, है ना। उस टाइम पे आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है कि आपको चीजें याद नहीं होंगी। अभी आपको चीजें याद है तो मेंटेन कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको मेंटेन तो करना ही है। चलिए अब इसके बाद देखिए एक्सेप्शन। बेटा ध्यान से सुनना, 2 सिंपल सी बातें बता रहा हूं, सेक्शन खत्म अपना। एक्सेप्शन भैया इंडिविजुअल एचयूएफ। एक सेकंड में आपको बता दूं, बेटा प्लीज ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। इस टॉपिक का लेना देना पीजीबीपी से है। सेक्शन 44AA सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। तो भैया पीजीबीपी में जिसकी इनकम के अंदर पीजीबीपी है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, जब अगर ये लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो। सैलरीड के केस में वैसे भी क्या ही मेंटेन करोगे। आप कुछ और पूछना चाहते हो? अब बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, देखिए
थोड़े से जज्बात बदलेंगे, एक छोटी सी लिमिट में चेंज हो जाएगा। रिलैक्सेशन है इंडिविजुअल एचयूएफ को। इंडिविजुअल एचयूएफ से बोला कि आपको 10 लाख नहीं, बेटा नॉर्मली आपको पता है कितना चेक करना था, 10 लाख। इंडिविजुअल एचयूएफ से बोला 10 नहीं 25 लाख। इंडिविजुअल एचयूएफ बल्लू टी स्टॉल, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो 10 लाख नहीं देखोगे बेटा, कितना देखोगे 25 लाख रुपए। मतलब नॉर्मली लिमिट 10 लाख है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो आपके लिए लिमिट पता है, टर्नओवर के केस में लिमिट है 25 लाख। और देखिए, और बेटा यहां पर आपकी लिमिट 1,20,000 थी क्या, ये 1,20,000 को आप बढ़ा के कर दोगे 2.5 लाख। मतलब समझ लीजिए इफ यू आर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ तो भैया 10 लाख की जगह 25 लाख और 1,20,000 की जगह 2.5 लाख आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। क्लियर है आपको इतनी सी बात? इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर आप मुझसे पूछो सर अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करें तो, बेटा अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो ये देखिए एरो जा रहा है आपका ऊपर, 25,000 रुपए की आपको क्या लग जाएगी पेनल्टी। और मैं आपको बता रहा हूं जितनी जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर 25,000 की पेनल्टी है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो आपके ऊपर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगने वाली है। 25,000 रुपीज की पेनल्टी है आपको। अगर किसी का एरो इधर नहीं गया हो पहले तो आप चले जाए। 25,000 रुपए की पेनल्टी इफ यू हैव नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बेटा ध्यान से सुनिए, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी और नहीं भी हुई है तो अपन को इसको कंक्लूड करना है, क्योंकि अब अपन इसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हमें कोई काम नहीं, बस लिखना था वो लिख लिया है आप लोगों ने। तो सेक्शन नंबर 44AA, आप बोलो तो इंडिविजुअली पूछ लूं पीछे। सेक्शन ऐसे जरूरी नहीं है सेक्शन याद करना, मैं तो आपसे बोल रहा हूं इसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। बस इसमें से 44AA में से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो सेक्शन नहीं भी पता हो, अगर आपको लिमिट पता है तो आपको लिमिट ही लिखनी है। या फिर वो पेनल्टी पूछेगा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी तो कितनी पेनल्टी लगेगी, 25,000 रुपए की। बेटा आप प्लीज किसी के भी मुंह से अब आवाज नहीं आना चाहिए, प्लीज फोकस करें एक बार। सेक्शन 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्पेसिफाइड प्रोफेशन इधर, अदर प्रोफेशन या फिर बिजनेस इधर। स्पेसिफाइड प्रोफेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है अगर उसकी ग्रॉस एसेट 1,50,000 से ज्यादा है इन ऑल ऑफ 3 प्रीवियस ईयर। अगर पिछले तीनों सालों में स्पेसिफाइड प्रोफेशन की ग्रॉस एसेट 1,50,000 से ज्यादा थी तो उसको क्या मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट। इधर वाले केस की बात करेंगे। इधर वाले केस में बोला अगर आपकी टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है या फिर आपकी नेट एसेट 1,20,000 से ज्यादा है, आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। एक सेकंड, इधर पिछले तीनों सालों में करना है, इधर पिछले 3 में से कोई भी एक साल, इन एनी वन ऑफ दी 3 प्रीवियस ईयर, इन ऑल ऑफ दी 3 प्रीवियस ईयर। क्लियर है आपको इतनी बात? 1,50,000 के केस में ग्रॉस रिसीट, 10 लाख के केस में सेल्स, 1,20,000 के केस में नेट रिसीट्स। ये भी क्लियर है? अच्छा, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी तो बेटा सब कुछ याद रख लिया, पेनल्टी भूल गए तो बेटा आने पेनल्टी वाली है। 25,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर आपने क्या मेंटेन नहीं करा है, बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है आपको ये वाली भी बात? अब फिर मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था कि अगर कोई न्यू प्रोफेशन, न्यू बिजनेस है तो भैया अगर करंट ईयर में लाइकली टू एक्सीड 1,20,000 या फिर लाइकली टू एक्सीड 1,50,000 या फिर लाइकली टू एक्सीड 10 लाख, मतलब जो भी रिस्पेक्टिव आपके केस में लिमिट है, इफ इट इज लाइकली टू एक्सीड दैट लिमिट तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। ये वाली बात क्लियर हो तो एक बार हाथ उठा दें। क्लियर है ये वाली बात? चलिए इसके बाद बेटा ध्यान से सुन लीजिए वापस से, इस वाले पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो एक्सेप्शन है। अच्छा, इंडिविजुअल एचयूएफ पता है आपको, इनकम टैक्स के अंदर बेटा सरकार के 2 लाडले असेसी हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को ज्यादा फायदा देने की कोशिश करती है सरकार। सब लोगों से क्या बोला कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है अगर आपकी रिसीट अगर आपकी सेल्स 10 लाख से ज्यादा है या फिर आपकी नेट रिसीट 1,20,000 से ज्यादा है या फिर ग्रॉस रिसीट 1,50,000 से ज्यादा है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ असेसी। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ से बोला एक काम करो, तुम हमारे लाडले असेसी हो, तुम्हारे केस में 10 लाख नहीं चेक करेंगे बेटा, कितना चेक करेंगे, 25 लाख। मतलब इंस्टेड ऑफ 10 लाख, इंस्टेड ऑफ 1,50,000 यू विल चेक 25 लाख रुपीस का ग्रॉस रिसीट या फिर सेल्स। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अब 10 लाख और 1,50,000 की जगह क्या चेक करने वाले हो बेटा, 25 लाख रुपए। अच्छा, आप नेट रिसीट की जगह, आप पता है नेट रिसीट मतलब जो इनकम होता है, इनकम की जगह आप चेक 1,20,000 की जगह चेक करने वाले हो 2.5 लाख। और बेटा मैं आपको बता दूं ये 2.5 लाख कहां से आया, ये वही है जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है ना इंडिविजुअल एचयूएफ की 2.5 लाख,
वहीं से ये लिमिट आई है, मतलब सीधी सी बात है, सरकार 2.5 लाख से कम इनकम वालों से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करवाना चाहती। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अब बेटा मान लीजिए एक प्रोफेशन है मिस्टर मास, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, और मेरी इनकम मान लीजिए बेटा मेरी इनकम है 3 लाख रुपए। अब मुझे बताइए क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगी? सर ऊपर की लिमिट नहीं भी क्रॉस कर रही, मतलब ऊपर तो छोड़ो, आपके केस में तो 2.5 लाख और 25 लाख की लिमिट लगेगी। अगर आपकी फाइनल इनकम 2.5 लाख है, या फिर सर आपका टर्नओवर 10 लाख है, तो आप 25 लाख है, तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? इंडिविजुअल एचयूएफ को स्पेशल रिलैक्सेशन है कि उसके केस में वो ऊपर वाली लिमिट चेक ही नहीं करनी बेटा, आपको क्या चेक करना है? टर्नओवर के केस में 25 लाख और इनकम के केस में 2.5 लाख, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो आपकी होती है। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख और 5 लाख चेक नहीं करना है, ठीक है? चेक आपको एक ही करना है, 2.5 लाख रुपए। क्लियर है आपको ये बात? चलिए अब इसके बाद बेटा एक और सेक्शन का आज अपन थोड़ी सी बस उसका ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, ये वाला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बेटा हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है रचना दुबे, ये दोनों मिलके सीए फर्म नहीं बन सकते क्या? पार्टनरशिप फर्म। क्या ये प्रोफेशनल नहीं है? क्या ये पार्टनरशिप फर्म प्रोफेशनल नहीं है ना? मतलब आप ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअली प्रोफेशन हो सकता है, एनी टाइप ऑफ एसएससी प्रोफेशन हो सकता है। इधर ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कुछ नहीं है सेक्शन में, मत होइए कंफ्यूज। अभी आप आइए इस सेक्शन पे, जो सेक्शन में आपको बताने वाला हूं 2 मिनट के अंदर, सेक्शन नंबर 44AB। बेटा सेक्शन नंबर 44AB मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। टैक्स ऑडिट, सब लोग का फोकस है क्या अच्छे से? देखिए ऑडिट के बारे में क्या बोला समझ लेना बेटा, ये अपने पैसे कमाने की लाइन है। सामने वाला ऑडिट कराता है तो पता है क्या भी पे करना पड़ती है उसको? ऑडिट फीस। और ऑडिट पता है किससे ही करवाता होगा? उसके पास कोई ऑप्शन थोड़ी है, किससे ही करवाना है? सीए से। तो बेटा ये अपन के काम का मतलब आप समझ लीजिए बेटा, ये माला माल वाला सेक्शन है अपने लिए, सेक्शन नंबर 44AB टैक्स ऑडिट। अब ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी बिजनेसमैन, भैया अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस वाले हैं तो भैया बिजनेस वालों को लिमिट है 1 करोड़ रुपए की, इफ योर टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। और बेटा मैं आपको बता दूं 1 करोड़ रुपए टर्नओवर एक्सीड करना कोई मतलब बच्चों वाली बात है। ये 1 करोड़ जिनका टर्नओवर होता है ना, इनसे तो फीस लेने में भी अपना दिल दुख जाता है यार, इनसे क्या फीस लें। आप समझिए, आप इसको बड़ा मत समझना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं बड़ा तो यार वो होता है जिसका टर्नओवर कम से कम 20 करोड़ हो। ये 1 करोड़ 5 करोड़ वाले ऐसे तो कई क्लाइंट्स अपने पास होते हैं, 100 150 200 क्लाइंट अपने पास होते हैं ऐसे तो, ठीक है? तो ये छोटे बिजनेसमैन की अपन बात कर रहे हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है बेटा, सरकार की नजरों में ये लोग बड़े हैं, क्योंकि ऑडिट पता है सरकार किससे करवाना चाहती है? बड़े लोगों से। सरकार बोल रही है अगर आप बिजनेसमैन है और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? आपको लिमिट याद रखनी है बेटा, अगर आप बिजनेसमैन है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, आपको क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। बल्लू टी स्टॉल अगर 1 करोड़ से ज्यादा की बेचता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कम से कम वो 10 करोड़ की चाय बेचता है, मतलब सब कुछ मिला के। तो यार अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसको क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना तो छोटी बात हो गई, ऑडिट करवाना बड़ी बात है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपकी सेल है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। और बेटा प्रोफेशन के केस में सुन लीजिएगा बात को, प्रोफेशन के केस में लिमिट इज 50 लाख रुपीज। अगर कोई प्रोफेशन उसकी ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा है, एक सीए, एक डॉक्टर, है ना, आप समझिए मेरी बात, अगर किसी प्रोफेशनल की लिमिट 50 लाख से ज्यादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब मैं आपसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया करूं तो आप मुझे आंसर करने की कोशिश करा करें, और मैं क्वेश्चन वही वाले पूछता हूं आपसे जो आप बता सकते हैं। यहां पर फर्क क्यों है 1 करोड़ और 50 लाख? सर प्रोफेशन में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। और कोई बैठ जाइए, और कोई भाई, और कोई? मतलब ये पॉइंट मैंने ऐसा नहीं बोला कि पॉइंट गलत है, मैं तो पूछ रहा हूं और कोई का कुछ और लॉजिक। अपन तो एक है ना, इधर एक अपन है ना, एक एग्जांपल सिर्फ ले लेते हैं, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक बिजनेसमैन है, ये एक प्रोफेशन है। बेटा ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं। बेटा मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसकी टोटल सेल हुई है 1.25 करोड़ रुपीस की।
बेटा मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसकी टोटल सेल कितनी हुई है 1.25 करोड़। आपको पता है जब इसकी सेल इतनी हुई है तो इसने परचेज भी तो करा होगा यार। आपको पता है ज्यादा कोई मार्जिन थोड़ी होते हैं, सिर्फ फूड प्रोडक्ट में 50% से ज्यादा मार्जिन होते हैं। ज्यादातर बिजनेस में बेटा मार्जिन होते हैं 5%, 10%। ज्यादातर बिजनेस में मार्जिन होते हैं 5%, 10% और ज्यादा से ज्यादा बेटा 20%। सिर्फ मैं आपको बताऊं दो बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं। एक बिल्डर वाला बिजनेस, बेटा बिल्डर के बिजनेस में मार्जिन होता है 300%, 400%। अगर वो 1 करोड़ खर्च करता है ना तो वहां से 5 करोड़ रुपए निकाल कर लेके जाता है बिल्डर। और बेटा अगर मैं फूड वालों की बात करूं, जैसे चाय वाय की दुकानें या जो भी खाने वाने के होते हैं, तो बेटा यहां पर अगर ये 100 रुपए की कोई चीज बेचते हैं तो इनकी कॉस्ट इनकी 50 से भी कम रहती है। तो मतलब फूड में भी एक अच्छा मार्जिन होता है, लेकिन बेटा नॉर्मली मार्जिन होता है 5%, 10%। तो यहां पर मैं तो छोड़ो यार, अपन तो 20-1% भी मार्जिन ले लें तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए की आपने सेल करी है, तो क्या हो सकता है आपने 90 लाख की परचेज भी की हो। अच्छा ये तो परचेज है, ये तो परचेज है बेटा, इसके अलावा रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एसेट्रा एसेट्रा ना जाने कितने खर्चे हो जाएंगे। और बेटा मैं आपको बता दूं इसका नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली पता है कितना आएगा, 10 लाख के भी अंदर आ जाएगा। इसका नेट प्रॉफिट 10 लाख के भी अंदर आ जाएगा। लेकिन वही चीज यहां पर देखो बेटा, वही चीज अगर आप प्रोफेशन के केस में देखोगे ना, तो अगर इस प्रोफेशन ने मान लीजिए बेटा सिर्फ 45 लाख कमा लिए, कोई परचेज करी, अच्छा सैलरी, सर सैलरी के नाम पे हम देते हैं 1500 का स्टाइपेंड। अरे सैलरी के नाम पे बेटा ईमानदारी की बात है, आप 1-1 लाख रुपए महीने का काम करके दोगे, लेकिन हम तो आपको कितना देने वाले हैं यार, 1500 रुपए पर मंथ। तो सैलरी के नाम पे बेटा इधर ध्यान से सुनना, ये बिजनेसमैन 1 एम्प्लॉय रख ले और हम उतने ही सैलरी में 20 एम्प्लॉय रख लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो सैलरी का खर्चा हमारा कितना हो जाता है, नेग्लिजिबल। बेटा मैं आपको बताऊं एक ही खर्चा होता है प्रोफेशन का, जो मेनली खर्चा होता है वो होता है रेंट। सर एक खर्चा होता है जेन्युइनली जो प्रोफेशन का होता है, जो कि होता है रेंट का। इसके अलावा बाकी सब चिन्नू मिन्नू खर्चे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इस प्रोफेशन के मुश्किल से 15 लाख खर्च होने वाले हैं, और ये पता है कितने कमा के निकल जाएगा, 30 लाख। इसलिए बेटा बिजनेस वालों के केस में लिमिट ज्यादा देते हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। और बेटा मैं आपको बता दूं सीए का प्रॉफिट मार्जिन, मतलब सीए का नहीं, किसी भी प्रोफेशन का प्रॉफिट मार्जिन 50% तो सरकार मान के चलती है। मैं आपको बता रहा हूं 70-80% आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। आप जो पैसा कमाते हो उसका, सुनना मेरी बात, मैं बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा हूं बेटा। अब ये आप घर पे मिसेज मास के ऊपर उड़ा दो तो बात अलग है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस एक्सपेंस, कि बिजनेस करने की वजह से क्या आपको खर्चे लग रहे हैं। तो भैया इस 45 लाख को कमाने के बाद आपको सिर्फ 15 लाख के खर्चे लग रहे हैं, वो 30 लाख रुपए की आपकी क्या हो रही है, इनकम। सरकार को भी ये बात पता है कि प्रोफेशंस के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इसलिए उन्होंने बिजनेस के केस में लिमिट कितनी दी है, 1 करोड़ रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। 44AB टैक्स ऑडिट लिमिट बिजनेसमैन के केस में कितनी है, 1 करोड़। प्रोफेशन के केस में कितनी है, 50 लाख। चलिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।